तो अब हम लोग चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं मनोज खंडेलवाल एक्यूपंक्चर नॉलेज शेयरिंग सीयू सीरीज। ये सीयू सीरीज का पार्ट नंबर 2 है, जो हम बैक पेन पे कर रहे हैं। ये बैक पेन एक बड़ा कैनवास को लिए हुए है। इसमें साइटिका भी है, नर्व पेन भी है, न्यूरोलॉजिकल भी है, जॉइंट भी है, स्पाइन भी है, मस्कुलर भी है। ऐसे करके बहुत लंबा दायरा को छोटे में समझने की चेष्टा है। तो हम 2 दिनों में ये दायरा कवर करेंगे। तो बैक पेन के सबसे पहले कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके पहले एक बेस लाइन होता है। तो क्यों नहीं हम बेसिक कुछ चीजों को पहले समझ जाएं। उससे क्या होगा, बाद की चीजें आपको धमाधम समझ में आ जाएगी। तो बेसिक क्या होता है, आपके पास पेशेंट आता है कमर दर्द का, सारी बातें हम कमर दर्द को लेकर चलते हैं। कमर दर्द में लगभग लगभग ज्यादा करके जो शिकायतें आती है, या तो मसल पेन होगा, या नर्व पेन होगा, या फिर वो होगा जॉइंट पेन। तो यहाँ पर तीनों को कैसे समझेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज को लेकर आगे समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हम अपने क्लिनिक में क्या जानते हैं। कि हम लोग प्राय ये सोच के चलते हैं कि पेशेंट का हमको एमआरआई कराना है या एक्सरे कराना है कमर दर्द के मामले में। तो कमर दर्द के मामले में प्राय क्या होता है कि पेशेंट को कुछ लोग रिफर करते हैं, कुछ लोग पुराने वाले मंगाते हैं। तो क्या इसकी उतनी जरूरत होती है क्या? तो यहाँ पर इस सवाल का एक साधारण सा आंसर है कि बैक पेन में पेशेंट आपको एक्सरे और एमआरआई से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। मैं बहुत ही सरल भाषा में, साधारण भाषा में आपको बड़े बड़े टिप्स दे रहा हूँ। अभी क्या है, कैच लाइन क्या है, आपका गोल्डन रूल क्या है, कि जो कमर दर्द का रोगी है वो किसी भी एक्सरे या एमआरआई से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला है। एक्सरे में भी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, एमआरआई में भी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहला तत्व क्या हो गया, एक्सरे और एमआरआई से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको रोगी से मिलेगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने कह दिया कि बैक पेन पेशेंट इज मोर देन एक्सरे एंड एमआरआई, तो इसका मतलब है कि हमको पेशेंट में वो चीजें ढूंढनी है जो हमको एक्सरे और एमआरआई से ज्यादा बातें बता रहा है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी एमआरआई या एक्सरे देखकर पेशेंट के ट्रीटमेंट के आउटकम को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो पेशेंट का रिजल्ट है वो एक अलग इशू है, जो पेशेंट का एक्सरे और एमआरआई का इंफॉर्मेशन है वो एक अलग है। बहुत सारे अच्छे लोगों की भी एक्सरे एमआरआई खराब हो सकते हैं, और बहुत सारे खराब एमआरआई और एक्सरे के भी पेशेंट आपको आराम से घूमते फिरते मिल सकते हैं। इसलिए कुछ खास बातों में ही एक्सरे और एमआरआई की जरूरत पड़ती है, वो बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और 90% केसेस में आपको एक्सरे और एमआरआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहां तक रिजल्ट देने की बात है। नंबर 2 में हम क्या एक सरप्राइज एलिमेंट देखते हैं। सरप्राइज एलिमेंट हम ये देखते हैं कि ज्यादा करके 90% केसेस में एक्सरे और एमआरआई एलोपैथी फिजिशियंस द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाता है। ये एक भ्रांति है। सबको ऐसा लगता है कि सर एलोपैथी फिजिशियंस चाहे वो ऑर्थोपेडिक वाले डिपार्टमेंट वाले या न्यूरो वाले हो, जाने के साथ साथ एक्सरे या एमआरआई कराएगा। जी नहीं, एक्सरे एमआरआई दो बातों पे किया जाता है। एक तो या तो वो डॉक्टर वाकई में एक कमीशन खोर है, तो वो ऐसा करेगा। ज्यादा करके जो लेब में बैठे हुए डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक मजबूरी होती है कि उसको वहां के कुछ टेस्ट वगैरह लिखने पड़ते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लिनिक वाले, नर्सिंग होम वाले और बड़े हॉस्पिटल वालों के पास ये कंपल्सन नहीं होता है, या प्राइवेट ओपीडी चलाने वाले के पास ये कंपल्सन नहीं होता है। तो ये हो गई एक बात। इनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, उनका फील्ड है, वो जाने। और दूसरे वो लोग हैं जो अनुभवी है और उनको लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी है, ये दर्द सामान्य नहीं है, और सामान्य ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को मनमुआफिक रिजल्ट नहीं मिला है, तो अब एमआरआई और एक्सरे पर जाना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया है। लेकिन फिर भी 90% में वो रिकमेंड नहीं करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वो काम चला लेते हैं। अब आते हैं सवाल कि सर एक्सरे और एमआरआई की जरूरत कहाँ पड़ती है, या तो फ्रैक्चर हो, या इन्फेक्शन हो, या कोई भी प्रकार की सूजन वाली इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हो, जो ऑटो इम्यून डिसीज का पार्ट होता है, वो ऑर्थोपेडिकल का नहीं होकर रिमेटोलॉजिकल पार्ट में हम उनको ज्यादा रेफर करते हैं। और टीबी या कैंसर सस्पेक्टेड होता है, तो फिर इन सब की जरूरत पड़ सकती है। और कहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, जहां पर सर्जरी की जरूरत हो। तो आप लोगों को कोना कोना सिंड्रोम के बारे में बताया गया था कि पैर के अंगूठे देखकर
और उसकी जांच करके आप किसी भी पेशेंट के बारे में ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता सकते हैं। उससे कुछ सवाल पूछकर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता सकते हैं कि इस पेशेंट को 72 घंटे के अंदर तत्काल सर्जरी की जरूरत है, और कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये पिछले क्लास में बैक पेन में और साइटिका में मैं काफी बार बोल चुका हूँ, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो पिछली बातें खाली याद दिलाऊंगा, वो रिपीट नहीं करूंगा। नई बातें बताने पे मेरा ज्यादा गुरुत्व रहेगा। तो बाकी चीज जहां जहां मैं हिंट देता हूँ उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और पुरानी वीडियो में जाकर वो सारी चीजें देखिए। अब आते हैं, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि कमर दर्द को तो हम चुटकियों में ठीक कर देंगे, डॉक्टर साहब ने कहा था पहले दिन रिजल्ट दिए बिना क्लिनिक से बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन याद रखिएगा, रिलीफ हम तुरंत दे सकते हैं। रिजल्ट, जिसको हम परमानेंट कहते हैं कि पेशेंट दोबारा आपके पास कमर दर्द के लिए नहीं आए, वह दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक आप कुछ खास बातों पे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए जब भी कहते हैं हम तुरंत ठीक करते हैं, तो ये रिलीफ की बात हो रही है। परमानेंट ठीक करना, जहां पर पेशेंट दोबारा कमर दर्द के लिए जिंदगी में नहीं आए, तो उसके लिए आपको और पेशेंट को दोनों को लंबे समय के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये बाकी दर्द की तरह नहीं है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सारे एक्यूपंक्चर वाले इसको छोड़ दे रहे हैं, और यही चीज आपको लंबे समय तक पेशेंट के साथ रिश्ता जोड़ के रखती है। मॉडिफाइंग एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज। तो ये चीज हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन इस शब्द को दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि सारे जो प्रोसेस होंगे उसमें मॉडिफाइंग एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज का बहुत अच्छा रोल है। इसीलिए मैं सबको पहले दिन से कहता हूँ, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, होम केयर एंड बूस्टर ट्रीटमेंट। तो पूरे भारत के एक्यूपंक्चर खाली ट्रीटमेंट देना, 20 दिन का पैकेज बनाना और छोड़ देना। मेरे सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, क्लिनिकल ट्रीटमेंट, होम केयर एंड बूस्टर, ये 5 स्टेप में आप लोग ऑलरेडी हैं। उसमें अब एक चीज हम और जोड़ेंगे, वो है मॉडिफाइंग एग्रीगेटिंग एक्टिविटीज। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कमर दर्द के 7 वो मुख्य फेज काफी हो सकते हैं, लेकिन ये 7 को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी बैक पेन को मैनेज और ट्रीटमेंट दोनों देते हैं। याद रखिएगा, 20 दिन में मैनेजमेंट पॉसिबल है। मैनेजमेंट तो 4 दिन में भी पॉसिबल है, लेकिन ट्रीटमेंट वर्ड जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो सीधी सी बात है, जड़ तक जाना और पेशेंट को दोबारा उसी कारण से आपके क्लिनिक का मुंह ना देखना शामिल है। तो ये 7 फेजेस क्या होते हैं, किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के समय ये सारी बातें आपको बार बार याद आए, इसलिए ये बेस्ट लाइन मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, फेज नंबर 1, इसमें हम लोग कहते हैं पेशेंट की दर्द का कारण ढूंढना। पेशेंट की दर्द के कारण अनेकों हो सकते हैं, आपको पिन पॉइंट करके वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचना, ताकि पेशेंट को एक्यूरेट ट्रीटमेंट देकर आप बिल्कुल उनके दर्द की मुक्ति, उनके वापस जीवन जैसी शैली में प्रवेश, और सेकेंडरी जो चीजें आती है उसके बारे में कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, और वह चीजें वापस न हो उसकी तैयारी। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि करेक्ट, अगर आपने सही समय पे सही डायग्नोसिस बैक पेन का कर लिया, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट का अप्रोप्रिएट प्लान सक्सेसफुली बना सकते हैं। यानी कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, कितने गैप से पेशेंट आएगा, क्या क्या पेशेंट को करना है, ये सारा चीज की तय होता है फेज 1 में। इसलिए यहाँ पर आता है फिजिकल डायग्नोसिस का मसला। यहाँ पर टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक वो जो मॉडर्न ऑर्थोपेडिकल फिजिशियंस करते हैं, एक वो जो फिजियोथेरेपी वाले करते हैं, एक वो जो रिहेबिलिटेशन वाले करते हैं। वैसे रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी मिला जुला ही है। और वो लोग, एक लाइन और है जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के हैं, वो लोग, और प्लस हमारे एक्यूपंक्चर वाले। तो एक्यूपंक्चर वालों के पास एक ही चीज होता है डायग्नोसिस का, वो होता है मेरिडियन। तो आपको मेरिडियन टेस्ट तो एक लंबा चैप्टर है जिसमें 12 मेरिडियन पे अलग अलग ढंग से करें, लेकिन मैं 3 संक्षेप में आपको मेरिडियन टेस्ट बता दे रहा हूँ। बहुत आसान है, और इसमें लगभग 80% पेन के तरीके आप डायग्नोस कर पाएंगे।
तो मेरिडियन टेस्ट में सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करते हैं, धीरे धीरे, याद रखिएगा, वर्ड को ध्यान में रखिएगा, पेशेंट को धीरे धीरे हम झुकने के लिए बोलेंगे, जब तक वह अकड़ जकड़ न जाए या पैर का अंगूठा छू ना ले। जोर लगाकर पैर का अंगूठा नहीं छुआना है, उसको धीरे धीरे करवाना है। यहाँ पर ये हो गया मेरिडियन टेस्ट नंबर 1। मेरिडियन टेस्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, मैं अभी वो सब मेरिडियन बता के टाइम नहीं खराब करना चाहता कि इसमें कौन कौन से मेरिडियन इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरे में हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन कराते हैं, यानी वो पीछे की तरफ झुकेगा। इसमें आपकी भूमिका रहती है, कमर के नीचे हम तकिया लगाते हैं और पेशेंट के शोल्डर और बैक पर हाथ लगा के धीरे धीरे हम एंगल चेक करते हैं कि कितने एंगल तक वह मुड़ पाता है। हम खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा झुकाते हैं, फिर और थोड़ा झुकाते हैं, फिर और थोड़ा झुकाते हैं, सहायता देते हुए झुकाते हैं। जहां पर उसको स्ट्रेच फील होता है या पेन फील होता है या रेडिकुलोपैथी होता है, वहां हम रुक जाते हैं और इसको हमारी कंसल्टेंसी में नोट कर लेते हैं कि इतने एंगल पर पेशेंट को ये अनुभव हुआ। उसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं, इसलिए यह पोज आपको दिखाने के लिए कि यहाँ तक हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जाना नहीं है। ये मैं आगे चलकर और क्लियर करूंगा। और तीसरा प्रकार का जो टेस्ट होता है मेरिडियन में, वो हम ट्विस्टिंग टेस्ट करते हैं कि इस ढंग से तुम दिमाग में पिक्चर रख लीजिए, बड़ा आसान है कि ये हाथ का जो पाम है ये पैर पर उल्टी दिशा का लगेगा और हाथ ऊपर जितना खुल सकता है खुलेगा। और उसके बाद पेशेंट जो ऊपर का हाथ है वो नीचे लाकर, उसी हिस्से से जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आकर लगेगा और दूसरा हाथ हवा में ऊपर हो जाएगा दूसरी तरफ। इस ढंग से हम करके देखते हैं कि क्या पेशेंट ऐसा एक्टिविटी कहाँ तक कर पाता है। बस ये 3 टेस्ट में पेशेंट का हम लगभग लगभग डायग्नोसिस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर पेशेंट तीनों में कोई भी एक में कहता है कि नहीं कर पाता हूं, या उनके कहीं का भी पेन एग्रेवेट होता है, या उसको खिंचाव महसूस होता है, तो दो बातें तय है कि पेशेंट बैक पेन का रोगी है, या आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर वह कमर दर्द का रोगी बनेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं ऑफलाइन में जब भी पेशेंट को देखता हूं तो मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि तुमको इतने दिन बाद ये होगा, तुमको ये ऐसी संभावना है, तो पेशेंट उतने दिनों बाद वैसा होकर आता है। तो वो कहता है आपको कैसे मालूम पड़ गया, आप ज्योतिष हो क्या? मेडिकल साइंस प्रिवेंशन का भी नाम है और ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का भी नाम है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोई भी बीमारी को आने के पहले समझना और समझाना, ये आपकी प्रैक्टिस को अच्छा करता है। तो यहाँ पर ये 3 बातें दिमाग में रखिएगा। आगे चलकर मैं बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के बताऊंगा, लेकिन ये 3 कॉमन है। ये 3 कॉमन इसलिए भी है तो अगर समझिए आपके पास पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के लिए आया हो या घुटना दर्द के लिए आया हो, तो ये तीनों टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि कहीं समस्या और कहीं तो नहीं है। जो चीज बताई जा रही है उसके इतर अगर कोई समस्या है तो वो हम पेशेंट को पहले बताकर उसका ट्रीटमेंट एक साथ चालू कर सकते हैं। अब आते हैं हम फेज नंबर 1 के उन सब चीजों की तरफ जहां पर हम उसको पहचानते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 प्रकार से हम उनका टेस्ट करेंगे। एक सामने की तरफ झुकाकर, जिसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। एक सीधा खड़ा होकर पीछे की तरफ झुकेगा, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। इन दोनों में अगर आप सामने पेशेंट को झुका रहे हैं और पेशेंट को पीछे की तरफ झुका रहे हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसमें लगभग लगभग 80% चीजें, मैं तो कहूंगा 90% वो चीजें जो लंबर और स्पाइन से रिलेटेड हो, या लंबर या हिप से रिलेटेड हो, या लंबर हिप और स्पाइन से रिलेटेड हो, का डायग्नोसिस किया जा सकता है सिर्फ पेशेंट को आगे और पीछे झुकाकर। इतना करने के साथ साथ ही आप मेजोरिटी ऑफ डिसीजेस का डायग्नोसिस कर पाएंगे, जिसमें डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, स्टेनोसिस, नर्व कंप्रेशन, साइटिका, इतनी चीजों का पता आप यहां से लगा सकते हैं आराम से। तो अब हमने क्या जाना कि सामने झुकाने और पीछे झुकाने से हम लंबर और स्पाइन, लंबर और हिप, लंबर हिप और स्पाइन, इतना डायग्नोसिस हमारा हो गया है। तो कितना आसान है, इतनी चीजों में हमको इतनी जानकारी मिल जाएगी। तो तब इसके साथ हमको क्या मिल जाएगा, अब ये जानकारी मिल जाएगी ये मसल पेन है क्या, ये नर्व पेन है क्या, ये जॉइंट पेन है क्या। तो 3 और जानकारी मिल जाएगी, साथ में ये जानकारी भी मिल जाएगी हमें ये इन्फ्लेमेटरी है,
सूजन वाला है, लोकल वाला है, रेडिकुलोपैथी वाला, ये इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इसको करना कैसे है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आता है फेज टू। फेज टू में हमको क्या करना है, जब हमने उनका प्रॉपर डायग्नोसिस कर लिया, तय कर लिया कि पेशेंट को कौन से प्रकार का प्रॉब्लम है, मस्कुलर है, नर्व है, जॉइंट है, और उसमें कौन कौन से प्रकार है, या स्पाइन है, या दूसरे प्रकार के, जिसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फिर आ जाते हैं हम, जिसमें डिस्क herniation है, डिस्क बल्ज है, स्टेनोसिस है, या स्क्लेरोसिस है, तो ये सारी चीजें हम फिर पिन पॉइंट कर पाएंगे कि हाँ ये है। तब फिर हम मेडिकल रिपोर्ट में उसका कंफर्मेशन लिखेंगे कि यार क्या ये चीजें वहां से भी अनुमोदित होती है क्या। तो पेन रिलीफ एंड प्रोटेक्शन, ये दो चीजें हमारा होता है फेस टू का। याद रखिए, प्रोटेक्शन वर्ड साथ में है। तो पेन रिलीफ देना है, अभी रिजल्ट के लिए समय लगेगा, याद रखिएगा। हम लोग दर्द कम को रिजल्ट मान लेते हैं, जबकि वो रिलीफ है। तो पेन रिलीफ पहली शर्त है, और प्रोटेक्शन दूसरी शर्त है। प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, डिसीज अपने एडवांस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वो कम से ज्यादा की तरफ बढ़ जाएगा, जहां पर उसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए, फेज टू में जब भी हम पेन रिलीफ और प्रोटेक्शन करेंगे, तो शॉर्ट टर्म रीजन में हम लोग अगर जाएं कि पेशेंट अगर तुरंत दर्द में आया, तो इन्फ्लेमेशन सबसे बड़ा कारण होता है कि पेशेंट अचानक दर्द महसूस करता है। अगर अचानक दर्द महसूस करे और जहां पर हाथ लगाए वहां पर दर्द महसूस करे, तो आप मान लीजिएगा इन्फ्लेमेशन वाला पेशेंट है। तो सबसे पहले बॉडी से हमारा इन्फ्लेमेशन निकालना जरूरी है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट टूल्स कौन कौन से हैं इन्फ्लेमेशन निकालने के। आमतौर पे हम लोग हैंड ऑन मसाज देते हैं, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक के साथ। याद रखिएगा, मसाज नहीं, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक के मसाज, या हम आइस रब करते हैं। यहाँ पर गर्म सिकाई नहीं करते हैं अगर इन्फ्लेमेशन हो और एक्यूट हो। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे बाकी चीजें, पैडिंग वाले पैडिंग करते हैं, निडल वाले निडल करते हैं। लेकिन आप लोगों को साइटिका वाले पेन में जो बताया था, याद दिला देता हूँ, वहां जाके देखिएगा। 3 दिन के अंदर हमको ये दर्द निकालना है। पहली बात, सबसे पहले हम उसका बहुत ज्यादा दर्द होगा तो हम सी रिएक्टिव प्रोटीन देखते हैं कि कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है तो हम 3 दिन के अंदर इन्फ्लेमेशन आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनको लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक कंपल्सरी रूप से देना, दिन में 2-3 बार भी आप दे सकते हैं। नंबर 2, उनका खंडेलवाल स्टाइल ऑफ मैजिकल थाली स्टार्ट करना। नंबर 3, उनका चीनी, गेहूं 100% तब तक रोक कर रखना जब तक उसका इन्फ्लेमेशन बॉडी से गायब नहीं हो जाए। और सी रिएक्टिव प्रोटीन वापस टेस्ट करके देखना कि इन्फ्लेमेशन कम हुआ है या नहीं हुआ है, और वैसे वो फिजिकल टेस्ट से भी मालूम पड़ जाता है। तो अब आपका फेज टू में दो बातें, एक जो चीज जो मैंने बताई, जिन्होंने उनका क्लास कर रखा वो अजमाए, और जो लोग पहली बार मेरे क्लास में हैं तो उनको मालूम पड़ गया कि सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक की चीजें देकर, और जो डॉक्टर ने उनको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दिया है वह लगातार 3 दिन तक लेने के लिए बोलना। और साथ में अगर कोई नर्व डिसऑर्डर है तो विटामिन बी के जो कैप्सूल्स और इंजेक्शन के डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए हैं उसका पूरा कोर्स पेशेंट करे। नहीं तो पेशेंट क्या करता है, वो बंद कर देता, नहीं ये तो विटामिन, तब उनको समझाना होगा कि आपके नर्व डैमेज को बचाने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अपना मार्क छोड़कर जाता है, उसको हील करने के लिए जरूरी है। तो ये होगी मुख्य बात फेज टू की। तो उसके बाद हम बस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फेज थ्री में हम क्या करेंगे। फेज थ्री में हम लोग 2-3 काम और करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को नॉर्मल जो उनका रेंज ऑफ मूवमेंट और स्ट्रेंथ है यह लाना। यहाँ पर हम लोग मत खा जाते हैं, क्योंकि हम लोग निडल लगाते हैं, रिलीफ देते हैं, वकारिया लगाते हैं, मॉक्सा लगाते हैं, कपिंग लगा देते हैं और उनको भेज देते हैं। जबकि जो उनका नॉर्मल बैक का रेंज है, जो कमर दर्द के पहले जिस स्थिति में था उस स्थिति से बेहतर बना के आपको भेजना होगा, और उसकी ताकत और स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। पेशेंट को भी सिखाना होगा और आपको भी उस पर काम करना होगा। पेशेंट को सिखाने से पेशेंट वो सारी चीजें घर में आराम से कर लेता है। तो इसको करने के लिए 2-3 चीजें हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन छोटे छोटे रूप में अभी हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। जब भी पेन और इन्फ्लेमेशन आपका कम हो जाए, तो
आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि उसकी जो अलाइनमेंट है बॉडी के, वह अपने नेचुरल में आ जाए। यानी जो एक इंसान एकदम बैलेंस्ड रहता है, उनकी हिप हिप की जगह रहती है, दोनों नी बराबर रहते हैं, ऊपर के शोल्डर ब्लेड बराबर रहते हैं, वो बिल्कुल परफेक्टली हो जाए। क्योंकि बैक पेन में थोड़ा ना थोड़ा इशू सबको मिलेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो आपको वो रिस्टोर करना है। जब आपका पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, पेन और इन्फ्लेमेशन में हाथ लगाएंगे दर्द बढ़ जाएगा। दूसरा, बैक का रेंज ऑफ मोशन, मसल स्ट्रेंथ और इंडोरेंस। इंडोरेंस में सारी चीजें कवर आ जाती है, जिसमें जो बोन के वियर एंड टियर होते हैं, ऑस्टोप्रोसिस होते हैं या ऑस्टोपीनिया होते हैं, उन सब के खतरे भी टालना। प्राय ये देखा गया है कि पेन तो आप ठीक कर देते हैं, लेकिन पेशेंट का प्राय विटामिन डी कम रहता है, विटामिन B12 कम रहता है, उनके बाकी पैरामीटर में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, बॉडी इंफ्लेमेटरी रहता है, फूड हैबिट बहुत खराब सा रहता है। तो वहां पर आपको काम करना होगा, नहीं तो पेशेंट थोड़े दिन बाद आके कहेगा डॉक्टर साहब आए थे तो आराम हो गया, पेन तो वापस आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि हमने उनका यहाँ वाला काम नहीं किया। तो फेज 3 करना जरूरी है, और ये सारी चीजें कंसल्टेंसी के दौरान पेशेंट को बतानी जरूरी है। नहीं तो बाद में बताने से वो कहेगा अरे अपने पेशेंट को ज्यादा दिन तक रखने के लिए ये सब बातें कह रहा है, नहीं तो मैं तो ठीक हो गई, अब तो मेरे को दर्द नहीं है, दर्द होगा तो दोबारा इलाज करा लूंगी। इस टाइप के इंटेंशन वाले पेशेंट आपको रूबरू होते होंगे। तो फेज 3 में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा पेट का दायरा है, वहां पर हम कुछ भी काम नहीं करते। तो आप लोगों को अब याद दिलाता हूँ पेड़ के बारे में। पेट और थाई के ऊपर मैंने आप सबको 12 पेड़ कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाया था। वह प्रोग्राम आपको लगातार उनको देना है, जिसमें स्लिमिंग, वेट लॉस, इंच लॉस, बॉडी शेपिंग, बॉडी करेक्शन, अलाइनमेंट और लोअर एब्डोमेन एंड कोर स्टेबिलिटी प्रोग्राम शामिल हो जाते हैं पैड से, जो एक्यूपंक्चर का ही भाई है। और प्लस स्पाइन पे काम करने के लिए मैनुअल कायरोप्रैक्टिक आप कर सकते हैं। और जो लोग मैनुअल कायरोप्रैक्टिक नहीं जानते, उनको हुआ तो जियाजी की निडलिंग हम सिखा चुके हैं, वह काम आप करेंगे। तो इसलिए हुआ तो जियाजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पिछले क्लास में भी बताया गया था और कायरो एक्यूपंक्चर में भी बताया गया था। तो वहां से हुआ तो जियाजी एक्यूपंक्चर आप करेंगे। तो फेज 3 के बाद हम लोग कुछ खास बात और जान लेते हैं। स्ट्रेचिंग प्रोग्राम जो भी होगा, वह आपको लगातार पेशेंट को देना है। अब ये स्ट्रेचिंग प्रोग्राम कैसे देंगे? जो फिजियोथेरेपी वाले हैं वो फिजियोथेरेपी के देंगे, योग वाले हैं वो योग वाले देंगे, नेचुरोपैथ वाले अपने स्टाइल का देंगे, और एक्यूपंक्चर वाले अपने टीशियन का स्ट्रेचिंग प्रोग्राम देंगे जो मेरिडियन बेस होता है। वहां पर जो टाइट और शॉर्टेन मसल्स होता है उस पर आप लोगों को काम करना है, और उसको बिल्कुल पहले जैसा आपको बना के छोड़ना है, नहीं तो वो दूसरे प्रकार के प्रॉब्लम अराइज करेगा। अगर L4 L5 का है तो L5S1 की इश्यूज आ जाएंगे, यानी पेशेंट फिर एक प्रॉब्लम से निकलेगा दूसरे प्रॉब्लम में फंसेगा। तो वहां से आपको क्या करना है, हैंड ऑन ट्रीटमेंट टेक्निक जो है यह बढ़िया आपको आना चाहिए। एक्यूपंक्चर वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो निडल तो लगाते हैं लेकिन हाथ नहीं लगाना चाहते। हाथ लगाए बिना आपका पेशेंट परमानेंटली बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, हाथ तो लगाना होगा। तो हैंड ऑन ट्रीटमेंट टेक्निक्स जो है पिछले क्लास में मैं काफी बार काफी ढंग से सिखा चुका हूँ, जिसमें अब याद दिला दे तो कौन कौन सा है। कायरो गन है, एक्यू पेन है, कायरो टेक्निक्स है, मैनुअल टेक्निक्स है, और शोल्डर पेन में नीलम ने वह हर्बल ऑयल मसाज, अरोमा मसाज, उसके बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमने आपको दिया हुआ है। तो शोल्डर पेन वाला आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आती है कपिंग टेक्निक में फायर कपिंग टेक्निक करना है। और हमारे अलावा फायर कपिंग टेक्निक तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि शायद ही कोई करता है इंडिया में, तो वो वाली फायर कपिंग करना है। हॉट कपिंग से आप थोड़ा सा बाद वाले में डालिएगा उसको, पहले फायर कपिंग फिर हॉट कपिंग, उसके बाद अगर आप वो नहीं कर पाते तो फंक्शनल कपिंग फिर आपके लिए खुल जाता है रास्ते। तो ये आपको जो भी नॉर्मल बैक रेंज ऑफ मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ है उसके लिए ये सारे काम अब आपको याद आ जाने चाहिए कि ये फेज 3 नंबर फेज हमको छोड़ना नहीं है। लोग क्या करते हैं, इस फेज को पहले फेज में डाल देते हैं, और पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है वो तो ठीक हुआ नहीं, बल्कि उसको रिलीफ मिल गया, लेकिन ये इतनी ज्यादा मेहनत आपकी जीरो हो जाती है, क्योंकि ये फेज 3 में करने का होता है, पहले उनको बिल्कुल रिजल्ट देना होता है। ठीक है, रिलीफ के बाद फिर हम आएंगे फेज नंबर 4 में। अब यहाँ पर
जो छोटा सा चीज छूट जाता है हम लोगों से, वो चीज ये छूटता है कि एक्यूपंक्चर वाले दर्द मुक्ति तो बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन रिस्टोरेशन पे काम नहीं करते। तो बैक को फुल फंक्शनल बनाना बड़ा जरूरी है। फुल फंक्शनल का मतलब ये हो गया कि दिनचर्या के वो सारे काम जो वो पहले करता था वह करे। नहीं करता था तो एक उसी उम्र का आदमी जो कार्य करता है उस कार्य लायक भी बनाना मकसद होता है। नहीं तो मसल धीरे धीरे एज के साथ कमजोर होते जाता है, वो अपना इलास्टिसिटी खो देगा या टाइट हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में वो स्पाइन पे या जॉइंट पे अपना असर दिखाएगा, और दोनों में पर लोचा होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर 3 फेज जो आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया फुल फंक्शन का मतलब होता है कोई भी कार्य को पहले जैसा पूरी तरह करना। ये फोटो सिर्फ एक हिंट देने के लिए है कि हर आदमी की दिनचर्या अलग होगी, हर आदमी तो कार्टून उठा के नहीं घूमेगा। हमारा कहने का मतलब है जो आदमी पहले जैसी जिंदगी करता था वैसी जिंदगी में आ जाए, और उस एज में ह्यूमन बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होनी चाहिए उतनी उसको करने के लिए प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना, और वो करवाते रहना। इसके लिए आप लोगों को मैंने ऑनलाइन सिखाया, वर्चुअल क्लिनिक सिखाया, वहां से भी आप पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। और वो आप बूस्टर ट्रीटमेंट में उनको कहिए कि ठीक है 1 महीने का हम आपको आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे रहिएगा, और इस समय आप हमारे साथ आइएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, आप अपनी चीजें करके हमें दिखाइए। जैसे कोई आदमी कहेगा मेरी ये फूड क्वालिटी देख लीजिए, किसी आदमी को आज के कोई इश्यूज रहेंगे, तो वो आप टेली और वर्चुअल क्लिनिक से वो कंसल्टेंसी करके पेशेंट का भी समय बचा सकते हैं और अपने पैकेज में उसको शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिनिकल और होम केयर दोनों चीजें शामिल हो जाती है। कुछ पेशेंट आपके ठीक होने के बाद आना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं दर्द तो ठीक हो गया, अब ये सब इस बुढ़ापे में थोड़े ठीक करना है और करना है। तो उसको फिर आप टेली जो हमने वर्चुअल क्लिनिक बताया उससे भी कर सकते हैं, और वीकली मीट कर सकते हैं उनके साथ। यहाँ पर याद रखिएगा जो आपको मैंने घोड़ा चाल समझाया था, याद दिला रहा हूं सब चीजों को कैसे कैसे। यहाँ पर रिस्टोरिंग नॉर्मल पेल्विक एंड स्पाइन अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कमर दर्द के रोगी को छोड़ेंगे उसका पेल्विक मिलाएंगे, दोनों नी के पीछे से नी का अलाइनमेंट मिलाएंगे, एड़िया मिलाएंगे, कंधे मिलाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कमर दर्द में होता है पेल्विक और स्पाइन अलाइनमेंट, इसीलिए घोड़ा चाल पर कार्य करना बहुत जरूरी होता है। उससे उसका फुल रेंज ऑफ मोशन भी आ जाता है, और जो स्ट्रेसफुल बॉडी है उसकी पोजीशन और पोस्चर दोनों ठीक तो हो जाती है। तो बैक का फुल फंक्शन रिस्टोर करके भेजने से पेशेंट कम से कम याद रखिएगा जब तक ये करते रहेगा पूरी जिंदगी में वह कमर दर्द के लिए क्लिनिक का मुंह नहीं देखेगा। उसको दोबारा कमर दर्द होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी अगर वो अपना विटामिन डी, B12 और दूसरे पैराम जो भी डायबिटिक है और सब उसको रिवर्स अगर कर ले, और पेल्विक और स्पाइन के अलाइनमेंट को दुरुस्त कर ले, और घोड़ा चाल और जो स्लीपर मशीन उनको दिया हुआ है वो करे, काफ को मजबूत रखे, 10 to 40 टाइटनेस नहीं होने दे, तो आप देखिएगा वह पेशेंट कमर दर्द के लिए तो आपके पास दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग बैक फुल प्रोटेक्शन और फंक्शन बड़ा जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सा, यहाँ पर क्या होता है, हर पेशेंट का ये चीज अलग होता है। कोई पेशेंट तो रिक्शा चलाता है, कोई पेशेंट ट्रक चलाता है, कोई पेशेंट कंप्यूटर पे काम करता है। तो सबकी बॉडी के डिमांड्स अलग होते हैं, तो आपको डिमांड देखते हुए बॉडी को मजबूत करना है। हर किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ही कठिन काम करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति भी आते हैं तो उनके हिसाब से प्लान बनाना, कुछ हार्ड काम करने वाले आते हैं तो उनको उस टाइप से बनाना ये बड़ा जरूरी होता है। लेकिन लेग मसल्स पे आपको काम करना ही होगा। तो सरकमफ्रेंसेस के बारे में मैंने बताया था कि जैसे अब ये दुनिया मान चुकी है कि किसी भी आदमी की एज को प्रिडिक्शन किया जा सकता है, तो उसके थाई के और काफ के मेजरमेंट से। तो याद रखिएगा कि किसी भी पेशेंट का कमर दर्द वाले को आपको उनके थाई मसल्स पे और काफ मसल्स के मेजरमेंट पे कंसल्टेंसी और काउंसलिंग देना है, आपको भी करना है। और उसको कहना है कि बीच बीच पे आइए मिलिए, हम ये टेस्ट आपकी फ्री में कर देंगे, और इसको डेवलप कीजिए। उसको डेवलप करने वाली एक्सरसाइज अब याद दिला देना डॉक्टर संजय जी की, वो एक्सरसाइज जो अखबार दबाकर कुर्सी पे बैठाकर हम पैर ऊंचा करने के लिए कहते थे, और बेड के ऊपर लेटकर बटक पे हम एड़ी मारने के लिए कहते थे, वो 2 एक्सरसाइज पेशेंट के जीवन में शामिल रहेगा। और जो कमर उठाने वाले एक्सरसाइज है
वहाँ आपको बताए गए थे। तो उस टाइप के एक्सरसाइज अब मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग रोगी के कैसे होंगे, खाली याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, तो वो सब आप कर चुके हैं। तो अब ये लेग मसल्स ग्रुप में स्लीपर मसल्स का प्रवेश हो जाएगा, और काफ मसल्स एकदम उनका अच्छा होना चाहिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अपर टू लोअर बहुत अच्छा रहे और उनके मसल्स मजबूत रहे। इसलिए प्रोटीन का पार्ट यहाँ पर शामिल हो जाएगा। इसलिए जैसे सोया है, सोया पनीर है, या दूध के भी पनीर है, तो इस टाइप की चीजें, दाल है, इस टाइप की चीजें अब लगातार उन पेशेंट को देंगे जो कमर दर्द के में आए हों या 45 ईयर्स के अप में आए हों, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली उनके मसल्स लॉस होने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो उसको बढ़ा के रखना। और पेल्विक प्राय लोगों का मतलब अपने मूवमेंट, जो नेचुरल मूवमेंट है उससे दूर होते चला जाता है, क्योंकि हर कार्य आजकल क्या हो रहा है, टॉयलेट भी हमारे क्या हो गए, कमोड वाले बन गए, सोफे पे हमारी बैठने की आदत हो गई, लिफ्ट का प्रयोग चालू हो गया, तो ज्यादा करके हम पैल्विक का इस्तेमाल करते नहीं है। इसलिए घोड़ा चाल जो है ये इसको रिस्टोर करता है, और स्पाइन अलाइनमेंट तो आप कर ही लोगे, कायरो से कर लोगे और एक्यूप्रेशर से कर लोगे। ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट प्लान जो होगा, फंक्शनल गोल ऑफ द पेशेंट। ये फंक्शनल गोल का मतलब क्या होता है? फंक्शनल गोल ऑफ द पेशेंट ये होता है, जो पेशेंट जैसा कार्य करता है उस कार्य अनुसार उसका गोल सेट करना। अगर कोई आदमी 8-9 घंटे कंप्यूटर पर बैठता है तो वहां पर उसका गोल अलग हो जाएगा। और एक आदमी अगर दिन भर कुरियर का काम करता है, कि वो सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं, तो उनका कॉर जो फंक्शनल गोल है वो अलग हो जाता है। तो कमर दर्द के फंक्शनल गोल हर पेशेंट के अनुसार तय करने होंगे, और आपको इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाने होंगे। ये, और याद रखिएगा, उनके डिमांड भी अलग होते हैं। उनसे हम पूछते हैं आप कमर दर्द ठीक होने के बाद क्या करना चाहते हैं, तो कुछ कहेंगे हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही उनको ये कमर दर्द ठीक होने के बाद तीर्थ यात्रा तो नहीं भेज पाएंगे, तो उनको बताना होता है कि तीर्थ यात्रा जाने के पहले आपको मैग्नीशियम बॉडी में क्यों बढ़ाना है। डायबिटिक है तो कैसे आप 3 दिन के अंदर डायबिटिक रिवर्स करके क्यों जाएंगे, क्योंकि अगर वहां कंकड़ भी चूक गया तो आपको सेप्सिस होने का डर होता है। अगर उनका हाई बीपी है तो फिर हम उनको बताते जाएंगे कि कैसे कुछ हल्के फुल्के टैपिंग करके भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ठंड के दौरान आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा गर्म होगा तब जाना। तो ये सारी बातें फिर क्या होता है, पर्सनल कॉल के हिसाब से तय करनी होती है। और सबसे बड़ी बात है, किसी को मैराथन दौड़ना है और किसी को अपना बस दर्द मुक्ति ही उनका लक्ष्य हो रहा है, तो उस ढंग से आप उनके फंक्शनल गोल बनाएंगे। ये फेज 4 का कार्य होगा। और हमारा मकसद तो वही है, रिस्टोर बैक फुल फंक्शन। जब तक फुल फंक्शन नहीं आएगा दर्द वापस आते रहेगा। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट से हम लास्ट में पूछते हैं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ये दर्द जिंदगी में दोबारा नहीं आ जाए? तो इसको रोकने के लिए आपको हमारी कुछ सलाह माननी होगी। और यहाँ पर जो लोग ऐसा कार्य, चाहे पेशेंट हो चाहे कोपंचुइस्ट हो, जो नहीं करते, उनको दर्द आना 80% केसेस में होना ही होना है। तो आपका फेज नंबर 5 उन पेशेंट के लिए होगा जो टाइम दे सकते हैं, जो आपकी बात मान सकते हैं, और जिनको आपने ये कंसल्टेंसी और काउंसलिंग के दौरान बता दिया, और ये बता दिए देखिए अभी आए, अभी हमने दर्द से मुक्त कर दिया, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। तब पेशेंट की शिकायत लेके नहीं आते, डॉक्टर साहब तब तो ठीक कर दिया था, 2 महीने में ही दर्द वापस हो गया। क्योंकि आपने पहले ही उनको बता दिया था। तो 2 महीने में होने के साथ साथ आपकी याद अपने आप आ जाएगी कि उस डॉक्टर ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था। तो ये पहले बोल दिया वाला भाषा तो हमारे भारत में चलता ही है। कुछ भी होता है तो हमारे घर वाले बोलते हैं अरे मैंने पहले ही बोला था। तो आप भी पहले ही बोल दीजिए पेशेंट को कि भाई मैंने पहले ही बोला था। तो पहले बोलना, और उनको किसी न किसी प्रकार से टच में रखना। याद रखिए, कुछ पेशेंट पैसे के लिए आपके क्लिनिक में नहीं आते, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पेशेंट को मत खोइए, क्योंकि एक पेशेंट 10 पेशेंट लेकर आता है, और आपका फर्ज भी है कि पेशेंट खुशहाल रहे, वो दूसरे बीमारी में आपके पास आए। तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पेशेंट को गिफ्ट के रूप में हर 15 दिन बाद एक गिफ्ट कार्ड दे दीजिए कि 15 दिन बाद आइए, हम एक बॉडी ट्रीटमेंट दे देंगे। तो उससे क्या होगा, पेशेंट आपसे बात भी करेगा, फुटफॉल भी रहेगा, क्लिनिक भरा हुआ भी रहेगा, और हर पेशेंट 2 पेशेंट को जानता है तो वो रिफरल भी बनता है। तो आप हर 15 दिन के 2 रेफरल दे दीजिए, और उन पर ऐसा कार्य कर दीजिए कि उसका दर्द लौट कर नहीं आए, और पेशेंट को मोटिवेट कीजिए कि चलिए कोई बात नहीं, कभी किसी को डिस्काउंट दे दीजिए, किसी को फ्री गिफ्ट दे दीजिए। उनकी मजबूरियां तब तक आप समझ चुके होते हैं कि कौन सही रोगी है और कौन सही रोगी नहीं है। तो आप उस ढंग से
ट्रीट कीजिए। प्राय यहाँ पर हम पेशेंट खो देते हैं, हम सोचते हैं नहीं पेशेंट तो पैकेज बनाना ही नहीं चाहता है, आना ही नहीं चाहता है। हम वहां पर गए नहीं, हमारा मकसद पेशेंट को बरकरार रखना है। आना और जाना पेशेंट के हाथ में है, वो खुद तय करेगा। लेकिन बरकरार तो आप रख ही सकते हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए 15 दिन की पॉलिसी, सप्ताह की पॉलिसी, या हैप्पी संडे की पॉलिसी आप बना सकते हैं। उनको कहिए संडे संडे सबके लिए खोल दीजिए, जो नहीं होता है कि एवरी संडे ये 4 घंटे दे रहे हैं, तो आप वैसा कुछ कर सकते हैं। या सिर्फ मोक्सा ट्रीटमेंट के लिए भी आप पूरी ठंड का इस्तेमाल बहुत बेहतर कर सकते हैं कि मोक्सा डे आइए और फ्री में लेते रहिए। तब क्या होता है, आप हालचाल पूछ सकते हैं, कोई कमी होगी तो बता सकते हैं कि ये आपने नहीं किया, ये आपने किया, तो ये एक होना चाहिए। ठीक है, इससे सबका फायदा है, पेशेंट का भी और आपका भी। प्रिवेंटिंग एंड रिकरेंस ऑफ द बैक पेन के लिए हमें क्या करना है? अब याद रखिएगा, ये पूरा आपको मैंने पैरो एक्यूपंक्चर में समझाया था कि पूरा फेशिया ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है। अगर मसल में कोई इशू आएगा तो वो सारे प्रकार के इशू रेज करेगा। तो पेशेंट बार बार बैक पेन के साथ साथ शोल्डर पेन के लिए भी आता है, नी पेन के लिए भी आता है, फुट पेन के लिए भी आता है। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पाइन के अलाइनमेंट चेंज हो गई है, मस्कुलर जो चीजें हैं उसमें ट्रिगर पॉइंट्स आ गए हैं, या हार्शी बहुत ज्यादा हो गए हैं, या मसल की इलास्टिसिटी नहीं है, वो टाइट हो गया है। तो ये सारी चीजें देखकर आप बिल्कुल जान सकते हैं कि अब पेशेंट खाली कमर दर्द में नहीं है, ये अलग अलग प्रकार के दर्द वाले चीजों में घूमते रहता है। तो वो चीजें उन पेशेंट को बताना, और इसी कमर दर्द के रोगी को यह ट्रीटमेंट भी दे देना है, क्योंकि मसल्स, जॉइंट, स्पाइन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पर बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, तो वो सारी वीडियो देख लीजिएगा। और लास्ट में हम लोग 6 नंबर और 7 नंबर हमारा लगभग पैरेलल ही चलता है, अलाइनमेंट करेक्शन। और ये फंक्शनल पैटर्न है, यानी कोई भी पेशेंट आता है तो हम फर्स्ट डे देखते हैं कि किधर उनके फंक्शन विसंगति है। तो जैसे पहली वाली फोटो में हमने देख लिया कि ये पेशेंट का अलाइनमेंट, आप पैर के पंजे देखिए बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाजू देखिए, वह शोल्डर देखिए, बटक देखिए, और अलाइनमेंट देखिए। तो इससे पेशेंट की फोटो से आप बेहतर समझा सकते हैं कि देखिए ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सारी समस्याएं अभी तो कमर में आएगी, फिर गर्दन में आएगी, फिर घुटने में आएगी, फिर एंकल में आएगी, आप ऐसे ही एक के बाद एक दर्द में शिफ्ट होते रहोगे। तो ये फंक्शनल, ये ट्रीटमेंट के बाद का जो है पिक्चर है। तो यहाँ पर ये पेशेंट को हम कह सकते हैं कि हमने रिजल्ट दिया, ट्रीटमेंट दिया। अगर इसके बीच में पेशेंट चला जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी दर्द में उसको राहत दिया। देखिए, दर्द में राहत देना और ट्रीटमेंट देना अलग अलग बात है। ट्रीटमेंट से ही दर्द में राहत दिया, लेकिन क्या हमने कमर दर्द का सही ढंग का रिजल्ट दिया? नहीं, हमने रिलीफ दिया। तो रिलीफ और रिजल्ट का अंतर समझ जाएंगे, पेशेंट को समझाएंगे, तो ये चीजें आप कर पाएंगे। ये इसमें और काम करने की जरूरत है। अगर आप पहले वाले में अगर शोल्डर देखेंगे तो आप देखिएगा एक तरफ का शोल्डर गिरा हुआ है, दूसरे में हमने पूरा अलाइनमेंट किया, स्पाइन अब खुलकर हमें दिख रहा है। पहले में हमें स्पाइन की जगह वो मसल्स के पार्ट दिखाई दे रहे हैं। और आप कमर पे उनके पेंट पहनने को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अगर एक तरफ का हिप गिर गया है। अब हमने हिप का भी अलाइनमेंट किया, और ये तो बिल्कुल 1-2 दिन में किया जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजें करना है और उनको करके फोटोग्राफ्स के साथ उन्हीं के मोबाइल में उनको दिखा देना है, ये देखिए। अब उसको मेंटेन करने का प्रयास होता है। तो आपको जो मेरिडियन टेस्ट मैंने शुरू में बताया था, ये फिर हम वापस करके देखते हैं कि कहाँ तक हम सक्सेस हुए। तो आपको जैसे मैंने बताया था, हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बेंडिंग कराते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों कराते हैं। तो यहाँ पर करा के हम देखेंगे कि क्या हमारी मेरिडियन बिल्कुल फ्री हो गई है। अगर फ्री हो गई है तब हम फंक्शनल पैटर्न को अचीव कर पाएंगे, नहीं तो फंक्शनल पैटर्न में दिक्कत आएगी। और याद रखिएगा, इसको स्लो स्लो फेज वाइज चेक करना होता है, एक साथ नहीं करना होता है। नहीं तो जितने रिजल्ट दिए वो रिवर्स हो जाएंगे। और तुरंत नहीं करना होता है इसको, 1-1.5 महीने लगाकर चेक करना होता है। ऐसा नहीं कि आज ट्रीटमेंट दिया, प्राय क्या होता है सेम डे ट्रीटमेंट में ही हम बताते हैं चलो सामने झुको, चलो पीछे झुको। आपने बहुत गड़बड़ झाला कर दिया है। वो गड़बड़ झाला इतना डेंजर है कि उसको ठीक होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। वो गड़बड़ झाला क्या है आगे चल के सीखेंगे। तो अब हम बता भी देते हैं एक्सरसाइज। बहुत बार क्या होता है, आपको लगता है पेशेंट को बता दिया, पेशेंट को लगता है क्या करना है, सामने ही तो झुकना है। लेकिन पहले वाले में आप देखिएगा
अगर इस ढंग से झुकेंगे तो उनका हैम स्ट्रिंग जो है वह सही नहीं होगा, वो पेन उनका रह जाएगा, बटक से हैम स्ट्रिंग का पेन उनका रह जाएगा। और पेशेंट को भी लगेगा और आपको भी लगेगा एक्सरसाइज तो ठीक ही हो रहा है, नहीं। यहाँ पर सही पोस्चर क्या है वो मालूम होना चाहिए। हल्का सा नी आगे की तरफ बेंड होगा, फिर पेशेंट धीरे धीरे झुकेगा। तो ऐसे करके छोटी छोटी बातें हैं, वो सारी वीडियो में एक्सरसाइज के ऊपर बताया, तो उन सब बारीकियों को पकड़िएगा। क्योंकि पेशेंट को भी लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ, और थेरेपिस्ट को लगता है कि मैंने तो उसको बता दिया, अब नहीं करता तो मैं क्या करूँ। नहीं, उसका सही करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अब हमको, अब लास्ट पार्ट है जहां पर प्राय लोग काम नहीं करते हैं, यहाँ काम करना, मॉडिफाइंग एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज। इसको हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि पेशेंट किस दर्द में आया था, क्या फंक्शनल है, पहले की तुलना में क्या है, लिम्पिंग ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मसल स्ट्रेंथ आया कि नहीं आया। ये सारी चीजें बैक पेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेशेंट को कंसल्टेंसी के दौरान समझाई दी जा सकती है ये बातें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाइंग एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा समझते हैं। कि अगर समझ लीजिए एक पेशेंट है, इसको लो बैक पेन है, और ये लंबे लंबे सिटिंग का पेशेंट है, यानी ये बहुत देर तक कुर्सी पर बैठकर काम करता है। तो अब आपसे सवाल है कि आप इसको कैसे सलाह देंगे। चलिए अपने कॉपी में लिखिए, फिर मैं आंसर देता हूँ। या आप अपने इमेजिनेशन में रखिए कि मैं होता तो पेशेंट को यह सलाह देता। आप क्या सलाह देते अगर वो बहुत देर तक कुर्सी पे बैठते हैं, तो आप क्या सलाह देते? चलिए आगे चलते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे कि हम उनका पोस्चर चेक करते, वो कैसे बैठता है, उसकी कुर्सी का फोटो मंगाते, कि आपकी कुर्सी का फोटो लाइए, उसकी कुर्सी को हम देखते क्या वो धंस गया है, गद्दे सही है कि नहीं है, वो उसके कंप्यूटर से कितनी दूरी है, वो क्या बहुत झुककर कार्य करता है या बहुत अप कार्य करता है। क्योंकि आज कमर दर्द है, अगली बारी उसके नेक पेन का और नी पेन का 100% है, ये पेशेंट को आप पहले ही बता सकते हैं। तो पेशेंट भी कहेगा हाँ थोड़ा थोड़ा महसूस तो होता है। और यहाँ से एक करेक्शन करने के साथ साथ ये तीन वो बीमारियां, चाहे वो हिप पेन का हो, चाहे शोल्डर पेन का हो, चाहे नेक पेन का हो, चाहे नी का हो, ये सॉल्व होना शुरू हो जाता है। लेकिन सलाह इतनी आसान नहीं होती, बहुत कुछ करना होता है। अगर समझ लीजिए ये यही पेशेंट अपने घर से काम करने की अनुमति मिली हुई है, या होम वर्क फ्रॉम होम करता है, यानी जो आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो घरों में काम करने की मोहलत देती है, और घरों में भी काम इतना आसान नहीं होता, और लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, और 8 घंटे 9 घंटे उनको पर डे बैठकर ही काम करना होता है कंप्यूटर के आगे। इधर उधर बस मुश्किल से बाथरूम के लिए उठे और हल्का सा स्नैक्स वगैरह के लिए उठे, और बाकी टाइम उनका ऐसे ही जाता है। तो आप लोग अब लिखिए या सोचिए, इसको आप सलाह क्या देंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट यही बनेगा और यही बिगड़ेगा। सारे एक्यूपंक्चर के अच्छे रिजल्ट यही खराब हो जाते हैं। आपको लगता है मैंने तो ठीक किया, पेशेंट को तो अच्छा आगे बताना चाहिए था, पेशेंट को आके गड़बड़ बताता है। तो याद रखिएगा एक ही चीज, जैसे हम लोग हल्का फुल्का ब्रंच करते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, वैसे मूवमेंट स्नैक्स बोल के एक वर्ड लिख लीजिए, या बाद में ये स्लाइड्स में इस बात पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। हम लोग जैसे बीच बीच में ब्रेक लेके कभी चाय खाते हैं, कभी बिस्किट खाते हैं, वैसे कमर दर्द वाले को कुछ मूवमेंट स्नैक्स देने होते हैं। क्या आपने अपने पेशेंट को मूवमेंट स्नैक्स दिए हैं? अब आपको मैं याद दिलाता हूं, मैं अपने क्लिनिक में आप ही के सामने ये मूवमेंट स्नैक्स दिया था, क्या आपको समझ में आया था? चलिए बता देता हूँ। साइटिका के पेशेंट को हमने क्या किया था, दो शोल्डर पे लेके एक वॉक कराया था। जितने घुटने दर्द के पेशेंट हैं उनको हमने क्या किया था, घोड़ा चाल कराया था। ये मूवमेंट स्नैक्स है। तो ऐसे स्नैक्स आपको, उसके बाद मैंने क्या किया था, चप्पल वाली मशीन दिन में 2 बार करने के लिए बोली थी, ये मूवमेंट स्नैक्स है। उसके बाद क्या बोला था, जब वो बाथरूम में जाएगा तो सीधे से अब आता है, दोनों पैर गर्म पानी की बाल्टी में डालेगा और सिकाई करेगा। ये क्या है, ये एक मूवमेंट स्नेक्स है। और क्या, जैसे सुबह उठेंगे तो दोनों पंजों को, पैर के पंजों को अप एंड डाउन, राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और पूरी बॉडी के सारे जॉइंट की मूवमेंट कर कर 5 मिनट के बाद बाथरूम में करे जाएंगे, और सोने के पहले करेंगे। ये मूवमेंट स्नेक्स है। तो कमर दर्द के लोगों को भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट स्नेक्स आपको देने होंगे। नहीं तो क्या होगा, वो लगातार करेगा, और एकदम सुबह 5 बजे एक्सरसाइज, फिर रात को 12 बजे की एक्सरसाइज, फिर एक दिन क्या होगा, सुबह का एक्सरसाइज छोड़ देगा, एक दिन शाम का छोड़ देगा। और गैप इतना लंबा है कि जैसे हम टेबलेट देते हैं सुबह दोपहर शाम, वैसे ही आपको यह खुराक देनी होगी, और वो खुराक का पालन होता नहीं है, और पेशेंट फिर पूरी तरह फास्ट रिकवर जो आपने करके भेजा है उसको बरकरार नहीं रख पाता है।
तो अब आते हैं सबसे पहले, इसी बात को लेकर हम लोग दो बातें देखेंगे। तो क्या है, या तो हम डेस्क का सेटअप वगैरह में बताएंगे, या उसको कहेंगे कि थोड़ा सा वो खड़े होकर काम कर ले। अगर वो बैठ के कमर दर्द हो रहा है तो हम कहेंगे क्या आप इसको थोड़ी दिन तक, जब तक आप इसको मॉडिफाई नहीं कर लेते, ठीक नहीं कर लेते, तब तक खड़े होकर काम कर लीजिए। तो अगर आप बोलेंगे नहीं अभी नहीं करना है, तो वो आदमी तो काम करेगा, क्योंकि ऑफिसर सैलरी मिलती है, वो अपना काम नहीं छोड़ेगा और उसका दर्द कभी ठीक नहीं होगा। और कुछ लोगों को कुर्सियों को आपको मंगा कर फोटो मंगा के देखना जरूरी इसलिए होता है, वन साइड टिल्ड होके काम करने की बहुत लोगों को आदत है। वो अपनी कोहनी को एक टेबल पे टिकाते हैं फिर काम करते हैं। वो काम कैसे कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, तभी आप ये मॉडिफिकेशन समझा पाएंगे। ये कड़ी हम छोड़ देते हैं। तो चेंजिंग या तो डेस्कटॉप की आप खड़े होकर काम करें, या फिर वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वॉक करें। हम प्राय कहते हैं थोड़ा घूम लेना, लेकिन घूम लेने से नहीं होगा, उसको घोड़ा चाल, जो हॉर्स वॉक है, ये करना होगा। क्यों करना होगा अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि पेल्विक रिस्टोरेशन बहुत जरूरी है। जब तक पेल्विक की मूवमेंट नहीं होगी, कमर दर्द वॉक नहीं होगा। तो वॉक कैसे कराना है समझाना, इसके पेशेंट के साथ चल के कराना, और छोटे छोटे एक्सरसाइज उनको देना स्नैक्स के रूप में। तो आपको क्या करना है, पेशेंट का सर्टेन पोजीशन, मूवमेंट, इन सबको देखते हुए उनकी इंडिविजुअल सलाह उनको देनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है और बहुत आसान होता है। अब जैसे एक एक्सरसाइज है जो सारे डॉक्टर अपने पेशेंट को बता देते हैं कि ये करना, इससे फायदा ये होता है कि रेंज ऑफ मोशन बहुत जल्दी आपका आ जाता है। लेकिन यह सब पेशेंट पे एक समान करने का नहीं होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने पेशेंट का सामने झुकना और पीछे झुकना टेस्ट किए बिना ये एक्सरसाइज में तब्दीली नहीं की, तो पेशेंट क्या करेगा, कमर को कैमल की तरह एकदम ऊपर ले जाएगा, और पेट को फिर बिल्कुल नीचे ला के गर्दन को एकदम एक्सटेंशन की तरफ पूरा कोबरा पोजीशन में मोड़ देगा। तो होगा क्या, क्योंकि अगर पेशेंट इसके बीच का समझ लीजिए स्टोनोसिस, डिस्क herniation, डिस्क बल्ज के पेशेंट आए हैं, और ठीक होने के बाद ये एक्सरसाइज अगर जोर लगा के किया तो वो एक तरफ का डैमेज करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट कौन है, ये स्टोनोसिस का पेशेंट है, हर्निएशन का पेशेंट है, डिस्क बल्ज का है, ऑस्टोपोरोसिस है, आर्थराइटिक पेशेंट है, मस्कुलर वाला है, न्यूरो वाला है, स्पाइन वाला है, और इसमें कुछ छोटा सा तब्दीली करने के साथ साथ रिजल्ट को आप 300% तक बढ़ा लेंगे। तो एक्सरसाइज तो यही होगा, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। अब आते हैं उसी बात पे, अगर वो पेशेंट 8 घंटे तक काम करता है, तो अब आप मुझे बताइए, आप उसको कौन कौन से मूवमेंट स्नेक्स देंगे, आपके दिमाग में आनी चाहिए। या धम छोटे छोटे वर्ड में लिख लीजिए, फिर उसके बाद सोचिए क्या आपने उनको सही सलाह दी है या नहीं दी है। तो चलिए, थोड़ा सा आपसे पूछे बिना ही मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी वही कैट काउ, प्राय हम ये एक्सरसाइज देते हैं तो हम उनको बोलते हैं सुबह दोपहर शाम कर लेना, या सुबह कर लेना शाम को कर लेना। नहीं, 1 घंटे या 1.5 घंटे अगर वो लगातार काम करता है, तो हर 60 मिनट के बाद या 80 मिनट के बाद उसको यह करना होगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। अब बहाना ये भी नहीं चलेगा कि सर ऑफिस में एक्सरसाइज कैसे होगा। ऑफिस वालों के लिए दूसरे प्रकार के जो घोड़ा चाल है वो, और साथ में और भी बताऊंगा। और जो घर में काम करते हैं उनको ये करने होंगे। लगातार बैठेंगे तो लगातार एक्सरसाइज होगा। प्राय हम बताते तो सही हैं, लेकिन वो मिस कर जाते हैं, और पेशेंट क्या करता है, 8 घंटे बैठने के बाद वो एक्सरसाइज करता है। हमको चाहिए हर 40 से 60 मिनट के बाद पेशेंट वहां से हटे। वो कहेगा नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम हट नहीं सकते, 80 मिनट के बाद हट जाइए। हटना होगा, और हर 80 मिनट के बाद आपको यह सिर्फ 5-5 मिनट के लिए करना होगा। तो कोई पेशेंट आपको ये नहीं बोल सकता कि 5 मिनट नहीं दे सकता, 5 मिनट सब, इसलिए इसको मूवमेंट स्नैक्स कहते हैं, यानी छोटे छोटे बाइट्स। यानी बैठे बैठे कोई आदमी मंच खा लेता है, कोई आदमी चॉकलेट खा लेता है, कोई आदमी मुरही पकेट खा लेता है, कोई अंकल चिप्स खा लेता है, कुछ लोग कॉफी पी लेते हैं, बिस्कुट खा लेते हैं। तो आप अगर इस टाइप के कार्य कर सकते हैं, तो 5-5 मिनट में बताइए आपने कॉफी पी थी क्या, बिस्कुट खाया था क्या, तो बिल्कुल 5 मिनट ही यहाँ दीजिए, सिर्फ 5 मिनट बोलिएगा। तो आप ये अल्ट्रेशन उस पर कराएंगे, और ऐसे बहुत हैं, सैकड़ों हैं। अब आते हैं, बताना सही आना जरूरी है। ब्रीचिंग प्राय हम लोग देते हैं
आप भी देते हैं, आपने भी सीखा, हम भी देते हैं, हमने भी सीखा। लेकिन पेशेंट जब करता है तो ब्रीजिंग वो सही नहीं करता है, और वो दूसरे इश्यू पैदा करता है। तो याद रखिएगा, उसको कुछ दिन तक पेशेंट को और उसके रिलेटिव को खुद ट्रेनिंग देना, और छोटी छोटी बातें बहुत बार आंख से नहीं दिखती, तो आपको छोटा सा वीडियो बनाना उस पेशेंट का, और उसको फिर मॉनिटर करना, और फिर पेशेंट को दिखाते हुए गाइड करना जरूरी है। तो अब आपको मूवमेंट स्टेक्स का मतलब समझ में आ गया, और सही ढंग का भी समझ में आ गया कि उसको छोटे छोटे आपको एक्सरसाइजेस देने हैं। लेकिन दो बातें दिमाग में रखना है, डिस्क herniation और स्पाइनल स्टेनोसिस, दोनों विपरीत चीजें हैं। अब आपको एक गोल्डन रूल रखना है। अब हम डायग्नोसिस भी जा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी जा रहे हैं, डू भी जा रहे हैं और डोंट भी जा रहे हैं। तो अब दो वर्ड को दिमाग में रख लीजिए, जहां पर स्पाइनल स्टेनोसिस है उसका विपरीत डिस्क herniation है, और डिस्क herniation का विपरीत स्पाइनल स्टेनोसिस है। जिस आदमी को डिस्क herniation हुआ है उसको लॉन्ग टर्म में अगर वो केयर नहीं किया, अपने फिजियोथेरेपी को ढंग से नहीं करवाया, या फिजियोथेरेपिस्ट की बात नहीं मानी, या एक्यूपंक्चर ढंग से नहीं करवाया, तो उसको स्पाइन में स्टोनेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसको कहना कि ठीक होना है कमर दर्द, तो स्पाइनल डिस्क herniation, डिस्क बल्ज को ठीक करने के बाद खुद पर टाइम दो, ताकि स्पाइनल स्टोनोसिस ना हो पाए। तो यहाँ पर डिस्क herniation और स्पाइनल स्टोनोसिस के आप लोगों से पूरी बताने के बाद पूछूंगा कि इस व्यक्ति को अपने एक्सरसाइज पे क्या तब्दीली करनी है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए, पेट नीचे है, गर्दन ऊपर है, और ये पेशेंट पीछे की तरफ देख रहा है। लेकिन अगर ये स्टोनोसिस का पेशेंट होगा तो ये इसका दर्द बढ़ा देगा, लेकिन डिस्क herniation का पेशेंट होगा तो यहाँ पर इस पेशेंट का दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ये बात मेरे बोलने से स्वीकार मत कीजिए, अब ऐसा मैंने क्यों बोला, यह आपको आना चाहिए। तो आप इस बात को कैसे जांचेंगे कि इसको कौन सा एक्सरसाइज, क्योंकि सारे एक्सरसाइज तो आपको भी नहीं पता, सारे योग आपको भी नहीं पता। लेकिन एक बात बताइए, आपके सामने एक पेशेंट आया जो भारत के बहुत अच्छे योगाचार्य से योग सीख कर आया, और उसने कहा कि नहीं जी, एक्सरसाइज तो मैं योग वालों का कर रही हूँ, तो आप तो मेरे को एक्यूपंक्चर कर दो, और योग तो मैं करती रहूंगी, कि उससे अच्छा एक्सरसाइज क्या बताओगे। तो आप वो कहिएगा नहीं, मुझे करके दिखाइए। जब वो करके दिखाएगा तो चाहे आप उस योग को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप एक सेकंड में, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर जैसे ही वो हरकत करेगी, आप 1 सेकंड में ही बता दोगे इस एक्सरसाइज से आपका दर्द बढ़ेगा या घटेगा, चाहे आप उस योग को जानते हो या नहीं जानते हो। या इस तरह हो सकता है, कुछ लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे फिजियोथेरेपी के कुछ आसन या स्ट्रेचिंग के आसन या वो सब देख कर आएंगे, और आपको कहेंगे एक्सरसाइज तो मैं घर में करती हूँ। कहाँ से करती हूँ? वो पार्क में जी एक गुरुजी आते हैं, वो सिखाते हैं। तो पार्क वाले गुरुजी कैसे होते हैं तो आपको भी पता। तो अब आप वो सामने करा के देखेंगे, तब आप 1 सेकंड में ही तुरंत पकड़ लेंगे कि दर्द को बढ़ाने का कारण लेकर ये पेशेंट आया है। तो फिर पेशेंट को भी आप बोलेंगे नहीं नहीं, एक्सरसाइज सही नहीं है, तो नहीं मानेंगे। वो कहेगा रहने दो, ये पैसे लेने के लिए बोल रही है, पार्क वाला तो मेरे को फ्री में सिखा के जाता है। तो आपको लॉजिकल बताना होगा कि देखिए, ऐसा करने से ये इशू होता है, ऐसा करने से ये इशू होता है। तो लॉजिकल बताएंगे तो जाके वो अपने गुरुजी को बोलेगा कि भाई लॉजिक तो ये बोलता है। तब वो क्या करेगी, नेट पे भी सर्च करेगी और करेगी, तो उसको आपकी बात जचेगी कि बात तो सही है, और उसको बिल्कुल आप बता दीजिए चलिए कल से ऐसा नहीं ऐसा करिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, और हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है इसमें। तो जो जो चीजें आपको समझनी है वही तो समझानी है, तो आपको पहले समझनी है कि कहाँ पर पेशेंट गलती करता है। तो मॉडिफाइंग एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज में अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, सारे लोग आंसर करिएगा, कि एक ड्राइवर तो 12 से लेकर 14 घंटा तक गाड़ी चलाता है। अगर वो रात को चलाएगा तो पूरी रात को चलाएगा, दिन में चलाएगा तो पूरी दिन में चलाएगा। कहाँ? क्योंकि गाड़ी रुकने का नाम नहीं है। तो जो सामान वाले ट्रक ड्राइवर होते हैं लगातार, अगर आपका पेशेंट आ गया, अब आपने पहली वाली देख ली कि 8 घंटा काम करने वाले को सर ने तो खड़ा करवा दिया था, तो एक बार बताइए, ट्रक चलते समय क्या खड़ा होकर ब्रेक मारेगा, खड़ा होकर स्टेयरिंग घुमाएगा? नहीं नहीं। अब आप इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसको दर्द को कैसे रोकेंगे? वो तो भैया 14 घंटे ट्रक चला रहे, तो आपसे ट्रीटमेंट तो वो 5-6 दिन लेके चला जाएगा, फिर कहेगा सर हम तो टूर करके आएंगे 15 दिन का। अब वो 15 दिन में सारा गड़बड़ करके आएगा, उस गड़बड़ को रोकने के लिए, और प्लस आप उसको 15 दिन तक ठीक भी कर सकते हैं बिना आपके क्लिनिक आए। तो वो कार्य के लिए आप क्या करेंगे, चलिए सोचिए या लिखिए फटाफट। ये देखिए, आप ही का एग्जाम है,
मैं आपको बराबर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये जान सके कि मेरी क्लास करने से आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। एवं ही टाइम पास करने के लिए मेरा और आपका मिलना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो हम घंटों बतिया सकते हैं। यहाँ मिलने से कुछ चीजें सीख कर जाए और दोबारा वो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, वैसा होकर जाइए। तो यहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है, कमर दर्द हो रहा है, 10 से 14 घंटे हो रहा है, अब हम इसका एक्टिविटी को कैसे ठीक करेंगे। इसके लिए कुछ चीजें हमको समझनी होगी कि हम कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसका लाइफ स्टाइल फैक्टर चेक करते हैं। उसके बाद एग्रीवेटिंग फैक्टर किस किस चीजों से उसका दर्द बढ़ता है वो चेक करते हैं। फिर उसका लोड मैनेजमेंट यानी कमर के ऊपर कैसे कैसे लोड आ रहा है वो देखते हैं। फिर उसके बाद कुछ लॉ बैक एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे करके ही हम सारे प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब सीधी सी बात है, ट्रक ड्राइवर अपने कमर के साथ ही जाएगा, तो सीधी सी बात है, आप उसको ये नहीं बोल सके कि तू एक काम करना, हर 1 घंटे बाद नीचे उतर जाना, नीचे उतर के कुछ एक्सरसाइज करना, फिर ट्रक में चढ़ जाना। पॉसिबल नहीं है उस आदमी के लिए, क्योंकि ट्रैफिक के रूल्स हैं, स्टेट के रूल्स हैं, और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, वर्क नेचर ऐसा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत अच्छे बैक सपोर्ट सब आने लगते हैं। तो पहले तो आप क्या करते थे, तकिया लगा लो जी, यही कहते थे। अब तकिया नहीं लगाना है, उसको कहना है आप अपने ड्राइविंग सीट पर एक अच्छा सा बैक सपोर्ट लगा लीजिए, या उस टाइप का तकिया बना लीजिए जो जो लगाकर आप चलेंगे तो आपको दर्द में राहत मिलेगी। और बॉडी का पोजीशन वैसा नहीं आएगा जो दर्द को एग्रवेट करके इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करता है। और उसको छोटे छोटे एक्सरसाइज देना कि वो जब लंच पे जाएगा तो उसको क्या करना, जब ट्रक से उतरकर वो समझ लीजिए शौच के लिए जाता है या बाथरूम जाता है, या हर पेट्रोल पंप के पास इनको गाड़ी खड़ा करने के लिए या ढाबा के पास गाड़ी खड़ा करने का मौका मिलता है, कुछ खाने के लिए उतरते हैं, तो वो जो पिट स्टॉप्स कहलाते हैं, ये छोटे छोटे स्टॉप्स होते हैं जो ये लोग 3 से 4 घंटे में करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, और रात को सोने के पहले और उठने के तुरंत बाद क्या करेंगे, तो आप इनके मॉडिफाइंग फैक्टर्स को बिल्कुल वापस लौटने तक ठीक कर रख सकते हैं। तो आपको इन्हीं के जीवन शैली में ही वो चीजें निकालनी होगी। और जो लोग खर्चे नहीं उठा सकते उनके लिए तो बहुत सस्ते सस्ते आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। उनको आप ये कह सकते हैं कि चलिए, आप अगर महंगे नहीं ले सकते तो फॉर द टाइमिंग आप इस टाइप के लगा लीजिए। तो आपके पास सुझाव भी होने चाहिए और कुछ चीजें बताने लायक भी होने चाहिए। वो ऑनलाइन के चीजें आपके पास होनी चाहिए कि पेशेंट को तुरंत देखिए यहाँ यहाँ मिल रहा है, ऐसा ऐसा मिल रहा है, ताकि पेशेंट को ही नहीं लगे कि आप सेल परचेज में फंसा रहे हो उसको, उसको लगे नहीं बात तो सही बता रहे हो। तो 2 4 दिन उसको कहिए कि तकिया और कुछ नरम चीजें इस टाइप से बैक सपोर्ट लगा के लगाइए, लेकिन उससे ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। उसके लिए बाकायदा चीजें बनी है, सस्ती है। तो आप इस टाइप का तजन और बैक सपोर्ट उनको दे सकते हैं। तो आपको ऐसा तुरंत दिमाग में आना होगा विचार कि मॉडिफाइंग एग्रीवेटिंग की एक्टिविटीज सब आदमी का अलग होगा। अब समझ लीजिए कुछ औरतें किचन में काम करती है, तो आप उनको कैसे बोलेंगे कि खड़ा नहीं रहना है, तो उसके लिए बियर बार चेयर आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो किचन में तो भारत की महिलाओं को तो मजा आता है और आदत भी है, वो तो खड़ी रहेगी ही रहेगी। तो वहां पर आप उनको देखें बियर बार चेयर, बराबर, और वहां पर वो आराम से काम करेगी। अब सारे पुराने लोगों को तो मालूम ही है। तो अब आ गया, यह हर कार के लिए सर्वसुलभ है पूरे भारत में। तो जो लोग कार चलाने के, जैसे शहर में भी अगर आप ट्रक ड्राइवर नहीं है, कार चलाते हैं और 1 से 1.5 घंटे की ड्राइविंग आपकी वन वे में होती है, तो फिर आपको कमर दर्द में इस टाइप की सलाह देनी होगी। उससे क्या होगा, पेशेंट का दर्द एग्रीवेट नहीं होगा, ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, तो वो नहीं होगा। और लास्ट में आती है बात ट्रीटमेंट की। तो याद रखिएगा, क्लिनिकल ट्रीटमेंट में इतने ही चीजों का प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे। फायर कपिंग, कायरो नीडलिंग, याद रखिएगा एक्यूपंक्चर नीडलिंग नहीं, कायरो नीडलिंग जो मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि फास्ट रिजल्ट देना है। फंक्शनल कपिंग जो बैक पेन में नीलम के क्लिनिक से मैंने आपको लाइव प्रसारण करके दिखाया था, तो वो सारी वीडियो देख लीजिएगा। पैडिंग, ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत बार मैं आपको सिखा चुका हूँ। 12 पैड की जिया जियान का प्रयोग होगा इसमें। एमवीटी गन मसाज, इस पर बकायदा ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों में बहुत बड़े बड़े क्लास हो गए। और एम के बाद
ए छूट गया है तो वो मसाज कर लीजिएगा उसको। तो एमबीटी गन मसाज, लेकिन एमबीटी ही होना चाहिए। अभी ग्लक्स का थोड़ा सा ठीक है, बाकी तो ये क्या सस्ते गन होते हैं तो इनकी बैटरियां बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ग्लक्स में इस टाइप के कंप्लेन नहीं है तो वो गन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी दर्द में सबसे पहले हम एयर बॉल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दूसरे बॉल पे जाएंगे, तो वो प्रोसेस नहीं भूलना है। तो जो कायरो वाले प्रोग्राम थे उसमें सब में गन का मैंने बहुत डिटेल में बताया, तो वो देख लीजिएगा। मॉक्सिवेशन में 3 और 5 सेंटीमीटर के क्वाड्री और थंडर मॉक्सिवेशन ही करना है, दूसरे मॉक्सिवेशन की कमर में उतना ज्यादा लाभ होता नहीं है। होम केयर के लिए आप कंटेनर मॉक्सिवेशन दे सकते हैं, और बहुत ज्यादा पेशेंट हो तो बॉक्स मॉक्सिवेशन, लेकिन आपको मॉक्सिवेशन में थंडर और क्वार्टरी मोक्सिवेशन करना है। और प्योर मोक्सिवेशन जो हमारे स्टूडेंट के लिए हमने अवेलेबल रखा हुआ है, नीलम से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको मुहैया करा देगी। प्योर मोक्सिवेशन कीजिए, उससे धुआं भी कम होता है, गंध नहीं आता है, गोबर सूंघना नहीं पड़ता है। तो पेशेंट को भी लगता है कि कुछ हर्बल ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर सस्ते और वाहियात लेंगे तो क्या होगा, पेशेंट को लगता है पता नहीं क्या गोबर की सिकाई कर रहे हैं। तो आप मोक्सा को मोक्सा की तरह रखिए, और अभी तो ठंड आ रही है तो आप इसके मार्केटिंग भी कर सकते हैं और इस पर बहुत अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। तो ये टोटल का टोटल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्लीपर मसल्स हो गए, प्लम्बासम हो गया, और प्लस एक्यूपेन हो गया, वो सारी चीजें, लेकिन ये कमर दर्द में आपके क्लिनिक के काम में आता है इतना। तो अब आते हैं टाइप पे। तो चलिए, बैक पेन के टाइप में हम एक्यूट पेन, और फिर क्रॉनिक पेन, और एक तीसरा लेंगे रेडिकुलर पेन। आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो उसको डिवाइड करना है तीन में, कि वो क्या वो एक्यूट पेन का पेशेंट है, क्या वो क्रॉनिक पेन का पेशेंट है, क्या उसका पेन बढ़ रहा है, मतलब बटक तक जा रहा है, थाई तक जा रहा है, घुटने के पीछे तक जा रहा है, काफ मसल तक जा रहा है, पैर तक जा रहा है, किधर जा रहा है, कमर की बात हो रही है। ऐसे ही रेडिकुलोपैथी गर्दन वालों का भी होता है, चूंकि हम कमर से बात कर रहे हैं तो कमर की ही बात करेंगे। तो चलिए, इस पे आपसे सवाल करते हैं, सारे लोग लिखिए कि इसमें सच क्या है। क्योंकि समझ लीजिए आप एक्यूट बैक पेन आपने कैसे डायग्नोस करेंगे, एक्यूट बैक पेन किसको एक्यूट बैक पेन बोलेंगे। एकदम साधारण सवाल है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है एक्यूट क्या है, क्रॉनिक क्या है। लेकिन फिर भी मैं एक सब लोगों का एक जैसा विचार बना देता हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्यूट बैक पेन में करना है, ये क्रॉनिक पेन, तो वो कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि कुछ लोग होम्योपैथी फंड के, कुछ आयुर्वेदिक के हैं, तो इस टाइप से। तो मैं आपको 4 5 आंसर दे देता हूँ, तो फटाफट नंबर लिखकर आप मेरे को मैसेज बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो किसका सही है देख लेते हैं। 1 नंबर, पेन अगर 6 दिन से कम है तो उसको हम एक्यूट बैक पेन बोलेंगे। नंबर 2, अगर 30 दिन से कम है दर्द तो उसको हम एक्यूट पेन बोलेंगे। या फिर 45 दिन से अगर दर्द कम है, या 45 दिन तक दर्द है, तो उसको हम एक्यूट बैक पेन बोलेंगे। तो आपको 3 विकल्प दे रहा हूं मैं, 1 2 3। तो चलिए, तीन में फटाफट लिख लीजिए, 1 2 3, कौन सा आपका आंसर है। चैट बॉक्स में भी दे दीजिए, खुद भी लिख लीजिए, और फिर एनालिसिस कर लीजिए। ये सब आसान चीजें, ये तो एकदम बेस वाली चीजें है, लेकिन फिर भी सब लोग एक जैसा सोचिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है नंबर 3। जो दर्द 6 सप्ताह तक रहता है वह एक्यूट कहलाता है। अगर 6 सप्ताह के भीतर का कोई भी पेशेंट आपके पास आया है तो वह सारे के सारे एक्यूट बैक पेन के होंगे। अब इसमें से कितने लोग सही हुए, जब मैं ये स्लाइड हटाऊंगा तो मुझे बताइएगा। जितने लोगों के सही आंसर होगा सबको मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा। ठीक है, चलिए। क्रॉनिक बैक पेन, कौन सा सच है। अगर वो 6 सप्ताह या 6 सप्ताह से ज्यादा, क्योंकि एक्यूट हमने जान लिया कि 6 सप्ताह तक रहने से वो एक्यूट होता है, क्योंकि 45 दिन 6 सप्ताह ही हो गया। तो नंबर 2, अगर वो 8 सप्ताह या उससे ज्यादा है। और नंबर 3, अगर वह 12 सप्ताह या उससे ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या होगा। क्योंकि एक आंसर मिल जाने से हम दूसरा आंसर ढूंढ लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम प्राय वैसा ही करते हैं। तो जब सामने झुकने वाला और पीछे झुकने वाले में भी हम ऐसे ही डायग्नोस करेंगे। तो मुझे अब बताइए, क्रॉनिक पेन किसको बोलेंगे। अगर वो 6 सप्ताह या उससे ज्यादा, या 8 सप्ताह उससे ज्यादा, या 12 सप्ताह और उससे ज्यादा। क्योंकि एक्यूट हमें मालूम पड़ गया कि वह 6 सप्ताह है, तो हमारा क्रॉनिक क्या होगा। चलिए, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर है 12 सप्ताह। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर,
जब 6 सप्ताह में एक्यूट, तो यह 12 सप्ताह क्यों? क्योंकि 6 से लेके 12 के बीच फिर क्या है, उसके बीच भी है। ये टर्मिनोलॉजी मैंने नहीं बताएंगे, ये अपने आप ही है। तो अब दो बातें आपको सबसे पहले नोट कर लीजिए। एक्यूट बैक पेन 6 सप्ताह से कम, और क्रॉनिक बैक पेन 12 सप्ताह या उससे ज्यादा। और इसके बीच जो स्थिति होगी वो होगी सब एक्यूट बैक पेन। तो आपको अपने उस पर लिखना होगा कितने दिन का, तो ये एक्यूट पेन है, क्रॉनिक पेन है, या सब एक्यूट पेन है। तो 6 सप्ताह से 12 सप्ताह के बीच जो दर्द रहेगा वो होगा सब एक्यूट बैक पेन। बराबर। तो अपने पेन से मिला लीजिए, खुद देख लीजिए। तो अब आते हैं एक्यूट बैक पेन के बारे में और क्रॉनिक बैक पेन के बारे में। एक सिंपल सी बात बता दो, अंतर कैसे पहचानेंगे? जब भी एक्यूट बैक पेन का कोई भी रोगी आपके पास आएगा, वो एक स्पेसिफिक बात करेगा आपसे, एकदम सेंटर की बात करेगा, एकदम पिन पॉइंट करके बात करेगा। और उसको मालूम होगा ये हुआ कब, वो स्पेसिफिक इंजरी का पेशेंट होगा। लेकिन क्रॉनिक वाले जो आएंगे वो एज वाले आएंगे, ओल्ड एज वाले आएंगे। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे स्पाइन में और जॉइंट में और मसल्स में कुछ परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन से कुछ रोग बनते हैं, वो उसी प्रकार के रोग वाले पेशेंट आपके पास आएंगे। तो एक्यूट और क्रॉनिक को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। पहला हम पहचानेंगे कितने दिनों में से, दूसरा हम पहचानेंगे किस टाइप में से, यानी स्पेसिफिक इंजरी है या एज रिलेटेड है, वहां से। अब आते हैं एक्यूट बैक पेन के बारे में। एक्यूट बैक पेन ज्यादा करके आपको मैकेनिकल इश्यू वाले आएंगे। मैकेनिकल इश्यू का मतलब हो गया स्ट्रेन या इंजरी, या बैक के मसल्स, लिगामेंट और जॉइंट्स में कुछ प्रकार की, या तो लिफ्ट किया हो, या चोट लगा हो, या कोई भारी चीजें उठा ली हो, या अचानक मुड़ गए हो, या अचानक खांसी आ गई हो, या अचानक स्लिप कर गए हो, या अचानक गिर गए हो, या अचानक किसी ने धक्का दे दिया हो। तो ये सारे केसेस आते हैं एक्यूट में, एक्यूट बैक पेन में। तो इसमें जॉइंट, लिगामेंट, मसल्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। डिपेंड करता है, अगर वो गिर गया है तो सीधी सी बात है तो उसके जॉइंट्स पे, लिगामेंट पे असर आएगा। अगर बाई चांस अचानक ट्विस्ट हो गया है तो उसके मसल्स पे असर आएगा। क्रिकेट खेल रहा है और अचानक कोई चोट लग गई, या अचानक तेज दौड़ लिया गेंदबाजी के लिए, तो सीधी सी बात है कोई भी मसल्स जो है वह स्ट्रेन में आ गया है। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि एक्यूट बैक पेन वाले केसेस क्या हैं। तो ये तीन से लगभग लगभग 80% आप जान गए कि एक्यूट वाला केस क्या है। और कॉमन चीजें जो आपको मिलेगी, जो बीमारियों के रूप में एक्यूट में आता है, वो आता है मसल और लिगामेंट स्ट्रेंस। और ज्यादा केसेस जो आते हैं जिसको हम साइटिका कैटेगरी में डालते हैं, वो आते हैं डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क। और जो लोग एक्सीडेंटल आते हैं उसमें स्पोर्ट्स वाले ज्यादा आते हैं, या कभी कुत्ते ने गिरा दिया, कभी गाय ने मार दिया, कभी किसी लड़की ने सर पीछे से स्कूटी टकरा दी क्योंकि पैर से रोक रही थी। तो ऐसे करके वो इंजरी आते हैं, जो स्पोर्ट्स इंजरी में ही हम ट्रीट करते हैं। क्योंकि इंडिया के आदमी तो स्पोर्ट्स ज्यादा खेलते नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी वैसी ही चोटें आती हैं। तो ये क्राइटेरिया में आपके पास एक्यूट केसेस के बैक पेन वाले आएंगे। तो ज्यादा करके आपके पास अगर एज, ज्यादा एज वाले आएंगे, तो डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क वाले आएंगे एक्यूट में, कि अचानक सर रात को सोया सुबह उठ ही नहीं पाया, इस टाइप के। तो ये आएंगे एक्यूट बैक पेन के। और ऐसे ही अगर हम क्रॉनिक की बात करेंगे, तो क्रॉनिक में आपके पास ज्यादा आएंगे ऑस्टोपीनिया वाले, ऑस्टोप्रोसिस वाले, डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज वाले, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले, स्पाइनल स्टोनोसिस वाले, या पुरानी चोट जो थी जो अब बीमारी में कन्वर्ट आ गई वो लोग, या स्क्लेरोसिस के बारे में। स्क्लेरोसिस के बारे में तो लोग को मालूम पड़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है वो दिखने लग जाते हैं। तो वो तो आपको फिजिकल देखने से मालूम हो जाता है। लेकिन एक वर्ड है, लिख लीजिए, स्पाइनल स्टेनोसिस। यहाँ पर आपके पास पेशेंट बहुत जगह आते हैं, और हम लोग प्राय क्या करते हैं, इसको किसी न किसी कारण से सही डायग्नोस नहीं करने से ये केसेस छुट जाते हैं। तो स्पाइनल स्टेनोसिस के केसेस जमकर आएंगे। जिनको साइटिका हो गई है, जिनको नर्व कंप्रेशन कभी हो गया है, वो कभी न कभी स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए उसमें से 70% केसेस आ जाते हैं।
तो अब आते हैं एक वर्ड जिसका क कहते हैं। हम जब भी ट्रीटमेंट करेंगे, मैं आपको गोल्डन सीक्रेट दे देता हूँ कि आपको 90% तो मालूम पड़ जाएगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम बैक पेन का कौन सा है। तो सबसे पहला क कौन है, मतलब सबसे पहले पेशेंट को ये जानना ये कौन है, ये लड़का है, लड़की है, औरत है, बुढ़िया है, जवान है या बुजुर्ग है, ये कौन है ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एज रिलेटेड जो डिसीजेज होगा, अगर समझ लीजिए कोई बच्चा, अगर यंग आदमी आया है और भयंकर कमर दर्द में है, तो हम सीधी सी बात है ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपिनिया की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, हमारा ध्यान डिस्क हर्निएशन की तरफ जाएगा, क्योंकि यंग एज में यही अचानक हो सकता है। तो फिर हम साइन एंड सिम्टम्स पूछना शुरू करते हैं। दूसरा, ये सारे क वाले सवाल है, कब से हुआ, कब मालूम पड़ा, कब दर्द हुआ, ये सारे इंडिकेशंस। उसके बाद पेशेंट का सुनना है, वो आके क्या कंप्लेन किया। वो कहेगा सर मैं बस बाथरूम से निकला ही था सर, बस एक ही बूंद पानी थी, अचानक एक फोन आ गया, मैं बस पीछे ही मुड़ा था सर, मैं तो गिर गया और भयंकर लग गया। तो क्या बोला वो सुनना है, वो उसको बीच में नहीं टोकना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि लगभग लगभग वो इंडिकेशंस आपको दे देता है। उसी में से फिर आपको सवाल करना, अपनी तरफ से सवाल करो। ये जितने बता रहा हूँ सब पूछने की सबसे जरूरत नहीं होती, इतने सवाल से आंसर निकलता है। मेरा बताना ये है, सबको बौछार नहीं करना है सवाल का, जो सवाल जिसके लिए होगा उसी को पूछना। फिर कैसे हुआ, भाई तुमको कैसे मालूम पड़ा कि ये दर्द तुमको हो गया, तो बताएगा सर मैं कार चला रहा था तब मुझे मालूम पड़ा सर, मैं जूता पहन रहा था तब मुझे मालूम पड़ा सर, मैं बस शादी में डांस कर रहा था, फिर आके सो गया, दूसरा दिन सुबह उठा तो मालूम पड़ रहा था। कैसे हुआ जानना जरूरी है, सब का वाले सवाल है। फिर उसके बाद कहाँ दर्द है, उस पेशेंट को हाथ लगाने के लिए बोलना, हाथ लगा के बताओ मुझे दर्द कहाँ है। प्राय लोग बोलते हैं, सर कमर में दर्द है, नहीं कमर में हाथ लगाओ। उसके बाद आपको क्या करना, खुद का हाथ लगा के फिर पेशेंट से पूछना है ये ये तो कहाँ दर्द है, ये पूछना बड़ा जरूरी है, उंगली लगाकर। और फिर पूछना है कितने दिनों से, क्योंकि कितने दिनों से आप तय कर लेंगे कि उस समय की उठ कर। फिर आपको उससे पूछना है क्या किया आपने इतना दर्द होने के बाद, उसका इलाज के लिए क्या किया। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसने मसल रिलैक्सेंट लिया था, एंटी एनाल्जेसिक लिया था, या फिर इसने स्टेरॉइड लिया था, या फिर इसने नर्व स्टिमुलेटर ली, इसने लिया क्या था दवाई, इसके डॉक्टर ने इसको क्या दवाई दिया, तो या इसने घर में क्या किया। तो वो पूछने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि डू और डोंट में इसने कहीं ऐसा तो नहीं कि डोंट वाली चीजें ज्यादा कर रहा है डू की बजाय, या वो करने से भी इसको फायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग इन अदर एस्पेक्ट। तो दूसरा चीज क्या हो सकता है उस पर। उसके बाद उससे पूछना है ये बढ़ता कैसे है ये बताओ। ये तो कोई लोग बोलेंगे सर रात को नींद खुल जाती है एकदम, बस आपको इंडिकेशन मिल गया। कोई कहेगा सर रात भर सोने नहीं देता है, आपको इंडिकेशन मिल गया। कोई कहेगा सर रात को नींद अच्छी आ जाती है, दिन में मुश्किल हो जाता है, इंडिकेशन आ गया। कोई कहेगा सर चलते ही दर्द बढ़ता है, आराम बैठ के मिल जाता है, इंडिकेशन आ गया। कोई कहेगा सर बैठते ही दर्द मिलता है, खड़ा होते ही आराम आ जाता है, इंडिकेशन मिल गया, डायग्नोसिस हो गया आपका। तो कैसे बढ़ता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। अभी आपका दिमाग बना रहा हूँ कि आपको क्लिनिकल दिमाग में घुसना कैसे है। तो अब आता है पूछना है भाई घटता कैसे है, बढ़ता कैसे बता दिया, घटता कैसे है ये भी बता दो। तो कहेगा सर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, खाना खाने को लेट जाता हूँ, काम आ जाता है। तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन बताएगा घटता कैसे, तो बढ़ता कैसे घटता कैसे दोनों पता। कोई कहेगा सर घटता ही कहाँ है, दिन भर रहता है, बस इंडिकेशन मिल गया कि दिन भर रहता है, बस यहाँ पर भी इंडिकेशन है। तो अब आपको बढ़ना है कि भैया कितना दर्द है, ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे पेशेंट को बताना है कि आज कितना कम हुआ, कल कितना कम हुआ। तो 100 के स्केल में पूछना। उसके बाद उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे पूछना, किस मूवमेंट पे दर्द होता है, तो कितना दर्द है। इसका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है रिजल्ट देने के लिए और रिजल्ट का कंपेयर करने के लिए। और पूछना कब होता है, कब से कब होता है, कब कब होता है, ये सारी जानकारी आपका इंडिकेटर होता है। और कितनी देर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ। टिकता कितनी देर है। तो प्राय पेशेंट कहेगा सर सुबह दर्द मेरा 2-3 घंटे तक रहता है, और ये कहेगा सर
बस वो दर्द रहता है, मैं बिस्तर से नीचे उतर के सर 2 बार हुई है बस, ऊपर नीचे कमर को थोड़ा हिला देता हूँ, फिर बाथरूम जाके आ जाता हूँ, तब तक दर्द तो सर कम हो जाता है, लेकिन बिस्तर पर रहता है। बस दोनों के इंडिकेशन मिल गए, दोनों अलग अलग क्राइटेरिया क्या मिल गए। और कोई कहेगा कि सर रात को 3 बजे तक रहता है, तो अलग इंडिकेशन है। कोई कहेगा सर रात को 3 बजे शुरू होता है, फिर 5 बजे तक रहते हैं, अलग इंडिकेशन है। तो ये सारी इंडिकेशंस को पहचानना कैसे है, ये बड़ी जरूरी है। और किस तरह का दर्द है ये पूछना। कुछ कहेगा सर जैसे सिगरेट जला दिया हो, कुछ कहेगा सर झुनझुन करता हो, कुछ कहेगा सर हॉट हॉट लगता है, कुछ कहेगा सर एकदम ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही है वैसा दौड़ता है। तो किस तरह का दर्द है ये अपने आप में बता देता है, ये मस्कुलर है, नर्व है, जॉइंट का है, कैसा है। एकदम कोई कहेगा सर टिस मारता है एकदम, जहां है वहीं सांस रुक जाती है। कुछ लोग तो कहेगा सर उस समय तो सांस ही नहीं आता है। ये सारे इंडिकेशन सर किस तरह का दर्द है, ये बड़ा पूछना जरूरी है। ये एक्सरे है, एमआरआई से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको बता दूं एमआरआई में ये इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा, जो इंफॉर्मेशन हमको ट्रीटमेंट और रिजल्ट देने के लिए चाहिए। क्या काम करते हो ये पूछना जरूरी है। प्राय आदमी को ये लगता है कि वो संपत्ति पूछ रहा है, उसकी फीस बढ़ाने के लिए पूछ रहा है। उसको पहले बता दीजिएगा, देखिए मैं आपसे आपके काम के बारे में पूछूंगा अगर आप बताना चाहें, क्योंकि एक लोहार का काम वाले की आदत अलग होती है और ऑफिस वाले की काम अलग होती है। तो मैं अगर जान लूं कि आप काम क्या करते हैं, तो शायद मैं बीमारी को सही ढंग से समझ लूंगा और आपको सही एडवाइस कर पाऊंगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन में क्या काम करते हैं इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन लोग पेशेंट क्या सोचते हैं, उसको लगता है डॉक्टर साहब मोटा टका बोले ये काम कहाँ है डॉक्टर साहब, बहुत मंदा चल रहा है। तो मतलब वो पेशेंट अब ये समझ गया कि डॉक्टर साहब कोई मेरे को फालतू का टेस्ट लिखेगा इसलिए पूछ रहा है काम क्या करते हो। तो वो प्राय वैसा आंसर देता है, काम कहाँ है, बस कर लेते हैं, रोजी रोटी कर लेते हैं जी। मतलब वो पेशेंट अब छिपाना चाह रहा है आपसे, इसलिए उसको पहले बता देना, भैया अगर आप बता दोगे आप काम क्या करते हो, तो मैं बीमारी को ज्यादा समझ पाऊंगा और मैं आपको ज्यादा मार्गदर्शन कर पाऊंगा कि बीमारी की जड़ जो है आपके काम से तो नहीं है कहीं। तब वो खुल के बताएगा कि मैं ये करता हूँ, और ये एडवाइस में बड़े काम आती है। तो चलिए, अब आपसे मैं पूछता हूँ, सारे लोग कलम कागज उठाइए, कि बैक पेन में आप एडवाइस क्या करेंगे तीनों में। अगर समझ लीजिए उसको मसल पेन है, नर्व पेन है, जॉइंट पेन है, अभी की बातों से आपको ये क्या महसूस हुआ, और आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर समझ लीजिए उसको मसल पेन है, एक बार मैं अभी आपको डायग्नोसिस नहीं सिखाया हूँ, आगे सिखाऊंगा। अगर पेशेंट को मसल पेन है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे मुझे बताइए। चलिए लिखिए। चलिए, मैं आपको कुछ विकल्प दे रहा हूँ। आप 5 दिन का कोर्स बनाएंगे अगर मसल पेन है, उसको हिट थेरेपी देंगे, और कुछ एक्टिविटी जो एक्सरसाइज का वो देंगे। या 10 दिन का कोर्स देंगे और उसके डॉक्टर ने जो प्रेगाब्लिन टैबलेट दिए हैं वो उसको लगातार खाने के लिए बोलेंगे। या 20 दिन का ट्रीटमेंट बताएंगे और कहेंगे कि एक्सरसाइज एकदम 100% कंपल्सरी है। इन तीनों चीजों में आप तीनों सलाह देंगे, कोई एक सलाह देंगे, या कोई दो सलाह देंगे। लिखिए, बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि यहां पर आपको आपकी गलती मालूम पड़ जाएगी, तो फायदा आपको ये होगा कि आपको डायग्नोसिस करना आ जाएगा। तो मैं आपको विकल्प तीनों दे दिया कि अगर किसी पेशेंट को मसल दर्द है, तो आप 5 दिन का कोर्स हिट थेरेपी और एक्टिविटी, हिट का मतलब आ गया मॉक्सिवेशन और एक्टिविटी का मतलब आ गया एक्सरसाइज, या 10 दिन का ट्रीटमेंट देंगे, जो डॉक्टर ने उसको जो दवाइयां दी है प्रेगाबानिन और वगैरह जो है वो सारे देते रहेंगे। और या 20 दिन का ट्रीटमेंट बनाएंगे जो एक्यूपंक्चर प्राय बनाते रहते हैं, और एक्सरसाइज उसको कहेंगे भैया घर में करते रहो हम देखते रहेंगे। तो ये हो गया नंबर 1। तो चलिए, इसमें आपने जो भी आंसर लिखा खुद चेक कर लीजिएगा, आंसर मैं अभी बता दूंगा। पहले मैं दो तीनों के सवाल कर लेता हूँ। चलिए, अभी ये सवाल आ गया, नर्व पेन है, समझिए किसी को नर्व कंप्रेशन का पेन है, तो यही तीन विकल्प मैं आपको वापस दे रहा हूँ। तो तीनों में आप उनको कौन सी सलाह देंगे, कोई एक सलाह देंगे, कोई दो सलाह देंगे, तीनों सलाह देंगे, या इसके अलावा भी कुछ एड ऑन करेंगे। तो ये हो गया नंबर 2 क्वेश्चन। आंसर लिखिए, दिमाग में भी रखिए आप क्या देंगे। लिखने से आपको फायदा होगा, आपको आपकी अच्छी चीजें और मिस्टेक्स दोनों मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉपी कोई नहीं जांच रहा, आप खुद जांच रहे हैं। इसलिए एक बार लिख लीजिए। और यही सवाल मैं तीसरे नंबर में कर रहा हूं आपसे। अगर समझ लीजिए यहाँ पर उसको जॉइंट पेन, जॉइंट में हो सकता है हिप पेन हो, स्पाइनल पेन हो, कोई भी जॉइंट का पेन हो, घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो,
तो कमर दर्द भी एक जॉइंट है, जैसे सेक्रोइलियक जो एरिया है, पेल्विक एरिया है, ये तो कमर का ही एरिया हो जाता है। तो वहां पर अगर जॉइंट पेन है तो वहां पर भी हम इन तीनों में क्या सलाह देंगे? सारे लोग लिख लीजिए। अब मैं आंसर दे देता हूं आपको, और आंसर ऐसा क्यों है इसके बारे में आगे के क्लास में हम जानेंगे, जब हम डायग्नोसिस करने की क्लास सीख जाएंगे तब हम जानेंगे। तो यहाँ पर स, तीनों आंसर तीनों एक है। किसमें क्या देना, ये आपको तय करता है पेशेंट को जल्दी लाभ कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए, एडवाइस इन बैक पेन। सबसे पहले अगर आप मसल लेते हैं तो उसको हम सलाह देते हैं 5 दिन का कोर्स का। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास मस्कुलर पेन के लिए आया है तो 5 दिन में आप आराम से उसको रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बूस्टर वगैरह वो सब तो चलते रहेगा। रिलीफ की बात हो रही है तो रिलीफ आप आराम से कर सकते हैं। और उसको क्या देंगे? हिट थेरेपी देंगे, और कुछ जो स्नेक्स वाले एक्सरसाइज है वो देंगे, क्योंकि ये मैं ट्रक ड्राइवर में और जो बैठे रहते हैं उसमें बता चुका हूँ। बस आपको उस पैटर्न में मैं लेकर चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो जिनके आंसर आपने लिखे, अब अपने आंसर को चेक कर लीजिए। अगर आपने 5 डे और हिट थेरेपी लिखा है तो आप सही है, बाकी 2 लिया है तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, तो फिर उससे फायदा नहीं होने वाला है। इसी तरह अगर हम 2 नंबर में चलते हैं और नर्व पेन की बात करते हैं, तो ये 10 दिन का कोर्स होगा। और जो प्रेगाबलिन टेबलेट्स जो उनके न्यूरोपैथी के लिए उसके डॉक्टर ने दिया है, वो उनके नर्व की बर्निंग इशू के लिए दिया है, वो लगातार चलेगा। और वो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेगा, उसको बंद नहीं करना। प्राय एक्यूपंक्चर वाले कहते हैं हम तो बिना दवाई के हैं, तो पेशेंट ये सोचता है कि दवाइयां तो बंद करके देखते हैं डॉक्टर फायदा देता है कि नहीं देता है। तो पहले पूछ लेना, भैया दवाई ले रहे हो तो बंद नहीं करना, नहीं ले रहा है तो उसको, अगर बर्निंग सिचुएशन है नर्व का है तो उसको उसके डॉक्टर के द्वारा एक बार चेकअप करवा देना, और वह अपने आप ही दे देगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है। इसी तरह अगर 3 नंबर में हम जॉइंट पेन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर लोग प्राय गच्चा खा जाते हैं। ये 20 दिन का कोर्स, जॉइंट पेन में 20 दिन का कोर्स भी होगा और साथ में एक्सरसाइज मैंडेटरी होगी। अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसका जॉइंट पेन नहीं जाएगा, ये पेशेंट को पहले दिन ही समझा दीजिएगा। और लंबे समय तक आपके ऑनलाइन कोर्स में, जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लिनिक आप चलाएंगे उसके साथ उसको जुड़ा रहना होगा, ताकि वो लगातार करते रहे और आप उसको मोटिवेट करते रहे। चाहे वो सप्ताह में 1 दिन करे, बाकी दिन खुद करे, या आपसे रोज एक कोर्स ले ले, जैसे योगा वाले लेते हैं वैसे आप भी करिए। कि जैसे योगा वाले कहते हैं कि रोज सुबह का 20 मिनट का सेशन, जैसे नीलम जी करती है, बाकी लोग करते हैं, रेखा जी करती है, तो बाकी आप भी मतलब वो करिए कि भैया एक सेशन, भैया आप एक्सरसाइज मैंडेटरी है। अगर ठीक होना है तो, अगर आपको आराम आना है तो आराम दे के 20 दिन में भेज दूंगा, अगर ठीक होना है तो भैया ये तो यहाँ भी कीजिए, और 20 दिन जब तक मेरे पास आते हैं करके दिखाइए। और पेशेंट को बोलिए आपके सामने करने के लिए, तो 50 गलतियां समझ में आती है और पेशेंट को आप सही डायरेक्शन दे सकते हैं। इंतजार में मत बैठिए कि पेशेंट घर में कर रहा है। तो सारे लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए, और मेरे को इसके बाद बता दीजिएगा आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। तो मैं मनोज खंडेलवाल आपको फेजेस ऑफ बैक पेन ट्रीटमेंट का ये बेसिक सारा चीज बता दिया। इतना अगर आधार और सोच की दृष्टि हो जाएगी तो अब आपको आगे क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप देख रहे हैं CO2, और हमारे इस प्रोग्राम में जो आप YouTube चैनल है लाइव विद खंडेलवाल, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर काफी निःशुल्क वीडियो भी है, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। हमारे किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे 2 टेलीफोन नंबर हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं: 7002506486 और 9435021306। तो एक बार हम छोटा सा पॉज लेते हैं और मिलते हैं। नीलम, नीलम, तो आप लोगों ने अभी एक आज बेस लाइन देखा, और कैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं, रिलीफ और रिजल्ट का अंतर हमने अभी समझा। कि तुरंत जो मिलता है दर्द में आराम, कमर दर्द का संपूर्ण इलाज नहीं है, वो एक पार्ट है। दर्द में आराम देना रिलीफ का पार्ट है जो हम आराम से दे सकते हैं, और रिजल्ट देने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, और ये पार्ट कंसल्टेंसी और काउंसलिंग के दौरान हो जाने चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो आज हमने समझे, फेज वाइज कैसे ट्रीटमेंट देना है, और उस चीजों में क्या क्या कड़ियां जुड़ेगी वो आज हमने जाना है। कल के क्लास को आप लोग एकदम टाइम पे ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल
मैं बिल्कुल डायग्नोसिस करने में और पेशेंट को देखकर 10 सेकंड के अंदर कैसे जांच लेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और क्या करना है और कहाँ चूक हो रही है या क्या जोड़ना है। तो ये क्लास शुरू से ही हम उसी पे चलेंगे। आज जो हम मेरा मकसद ये था, सब लोग एक रूपता से एक दृष्टि से इसको देखें, सोचें, समझें, करें। इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो था वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और छोटे छोटे बुलेट्स में मैं बता रहा हूँ, तो आप अगर उसको ध्यान से दोबारा अगर वीडियो को और स्लाइड्स को देख लेंगे तो चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। स्लाइड्स में मैंने थोड़े थोड़े इंफॉर्मेशन भी डाले हैं आपके पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो बुलेट्स में वो चीजें एक बार अगर स्क्रॉल भी कर लीजिएगा तो भी आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कल आप लोग एकदम टाइम पे जुड़ जाएगा 5 मिनट पहले, तो फिर शुरू से ही हम डायग्नोस सिखाएंगे। नहीं तो अगर पहला पार्ट छूट गया तो आगे कुछ भी बात आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बरोबर। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत, मिलते हैं कल। धन्यवाद। हमारे फोन नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां पर नंबर पे फोन कर सकते हैं। थैंक यू। नीलम जी। नीलम।